हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक नया टॉपिक। और वो न्यू टॉपिक है इम्पल्स जनरेशन, कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन। प्रीवियस सेशन से हमने ये चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया था। चैप्टर का ओवरव्यू हमने देख लिया था। इनफैक्ट चैप्टर का जो पहला टॉपिक था सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम, वो भी हमने कवर कर लिया था अपने पिछले लेक्चर में ही। मतलब कि प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ाई कर ली थी। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया था, राइट? तो अब ज़रूरत है अपने चैप्टर में थोड़े से और आगे बढ़ने की, और इसीलिए बेटा आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इम्पल्स के ऊपर। सबसे पहले आज मैं आपको समझाऊंगी कि इम्पल्स क्या चीज़ है। फिर हम ये देखेंगे कि इम्पल्स का हमारी बॉडी में जनरेशन कैसे होता है, फिर उसका कंडक्शन कैसे होता है, उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। ये सब कुछ हमें आज के इस लेक्चर में पढ़ना होगा, समझना होगा। तो बस यही है हमारे आज के इस लेक्चर का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं ना, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे। वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम बात करेंगे आज इम्पल्स के ऊपर, उसका जनरेशन, कंडक्शन, ट्रांसमिशन, ये सब कुछ हम आज पढ़ेंगे, समझेंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि बिल्कुल याद हो जाएगा आपको। ओके, चलो फिर आ जाओ, फटाफट से हम आज के अपने सेशन की कहानी को शुरू कर ही लेते हैं। अब देखो, वैसा है कि शुरुआत में ही ना मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सा, मतलब बहुत ही ईजी सा एग्जाम्पल देती हूँ और इस टॉपिक को आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। रिलेट कर सकते हो मतलब तुम लोग, है ना, उस एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से बेटा कि मान लो कि ये मेरा हाथ है, मतलब हाथ तो मेरा है ही, मानना क्या है, मानना तो हमें ये है कि यहाँ पर ना मैम के हाथ के ऊपर यहाँ पर एक मच्छर आकर के बैठ गया है। क्या बोला मैंने? कि मेरा हाथ है और मान लो कि यहाँ पर एक मच्छर आकर के बैठ गया है। अब बताओ क्या होगा? आप बोलोगे कि मैम देखो, ऐसा है कि जहाँ भी हमें ज़िंदगी में कभी भी कोई मच्छर दिखता है तो हम उसको जाके मारने की कोशिश करते हैं। तो अगर यहाँ पर मच्छर बैठा होगा, है ना, अब क्योंकि आपके हाथ के ऊपर आकर के मच्छर बैठा है तो जाहिर सी बात है आप ही उसको मारोगे। एग्जैक्टली बेटा, यदि मेरे हाथ के ऊपर यहाँ पर एक मच्छर आकर के बैठेगा तो क्या होगा? मेरा दूसरा हाथ ऐसे आएगा और पहले वाले हाथ के ऊपर ऐसे आके पटक करके गिर जाएगा, ताकि यहाँ पर जो मच्छर बैठा है ना वो हट जाए। मतलब या तो मर जाए या उड़ जाए, जो भी हो, बस यहाँ से हट जाए। देखो ऐसा है, मच्छर भी बेटा बहुत स्मार्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि तुम जितने बार उनको जाके मारने की कोशिश करोगे उतने बार में वो मर जाएं। कभी कभी बेटा मच्छर भी फरार हो जाते हैं, उड़ जाते हैं ना, इतने आसानी से मरते नहीं हैं। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि यार यहाँ पर जो मच्छर बैठा है वो यहाँ से हट जाए। अब वो मर के हटे या उड़ के हटे वो उसके ऊपर है, बस यहाँ से हट जाए। इसीलिए क्या होगा, मेरा दूसरा हाथ ऐसे आएगा और पहले वाले हाथ के ऊपर ऐसे आके गिर जाएगा। ठीक है, अब तुमको देखो ऐसे है कि यहाँ पर मजाक की बात लग रही होगी, लेकिन देखो बेटा ऐसा है कि मैं तुमको ना शुरुआत में ही बता देती हूँ, मतलब डिस्क्लेमर दे देती हूँ मैं तुमको आज, कि आज के इस लेक्चर में जो भी बातें मैं तुमसे करने वाली हूँ ना, उन बातों को बेटा, चाहे वो तुमको मजाक की लगे चाहे वो सीरियस बातें लगे, तुम्हें बस उन बातों को ध्यान से सुनना है। जितने ध्यान से, जितने केयरफुली, जितने सीरियसली तुम मेरी बातों को सुनोगे उतने बेहतर तरीके से तुमको टॉपिक समझ में आएगा। और ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं बेटा, ये टॉपिक तुम्हारे लिए बेहद नया है। मतलब आज के पहले अगर मैं बात करूँ जूनियर क्लासेस की, तो जूनियर क्लासेस में तुमने कभी भी इम्पल्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। मतलब इम्पल्स क्या चीज़ है तुम्हें यही नहीं पता होगा, क्योंकि तुम्हें पढ़ाया नहीं गया, मतलब सिलेबस में नहीं था ना। ठीक है, इम्पल्स क्या चीज़ है तुम्हें यही नहीं पता, तो उसका जनरेशन, उसका कंडक्शन, उसका ट्रांसमिशन तो मतलब बहुत ही दूर की बातें हो गई हैं। तो आज हमें एकदम बेसिक से बेटा शुरुआत करनी है कि सबसे पहले तो ये समझो कि इम्पल्स क्या है। तब तो पढ़ोगे ना, तब तो समझ पाओगे कि भैया उसका जनरेशन कैसे होता है, उसका कंडक्शन कैसे होता है बॉडी में, उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, कहाँ से कहाँ जा रही है इम्पल्स, कहाँ पर जनरेट हो रही है, कंडक्शन कैसे हो रहा है। ये सब कुछ तुम्हें आज के लेक्चर में पढ़ के ख़त्म कर देना है।
तो इसीलिए मैंने कहा कि आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं बेटा, वो बहुत ज़रूरी टॉपिक है तुम्हारे लिए, क्योंकि बहुत नया टॉपिक है। तुमने आज के पहले इस टॉपिक के बारे में कुछ भी कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। और टॉपिक जितना नया होता है उसका लेक्चर उतना ही तुम्हारे लिए ज़रूरी बन जाता है। तो तुम्हें आज कुछ नहीं करना है, बस हाथ ऐसे बांध करके पीछे बैठ जाओ टिक करके चेयर से, ठीक है। सो मत जाना बेटा, ये मत समझना कि मैम ने कहा है कि कुछ नहीं करना तो चलो सो ही जाते हैं, नहीं। कुछ ना करने का मतलब ये है कि पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन जो है आज तुम्हारा होना चाहिए मुझ पर, मेरी बातों पर, और यहाँ पर जो मैं डायग्राम्स बनाऊंगी उस पर, ठीक है। तो आ जाओ, हम जो है वापस से हाँ अपने मच्छर वाले एग्जाम्पल के ऊपर आ जाते हैं बेटा। मच्छर वाला एग्जाम्पल क्या था, हाँ, कि यहाँ पर मच्छर आकर के बैठा हुआ है, मेरा दूसरा हाथ आएगा ऐसे पहले वाले हाथ के ऊपर ऐसे आके गिर जाएगा, ताकि यहाँ पर जो मच्छर बैठा है वो यहाँ से हट जाए, ठीक है। अब ज़रा मुझे ये बताओ बेटा कि यहाँ पर मच्छर आकर के बैठा है, तो इसको यहाँ से भगाने के लिए दूसरा हाथ ऐसे आएगा, पहले वाले हाथ के ऊपर ऐसे आकर के गिरेगा। यार ये सब डिसाइड किसने किया और कब कर लिया? मतलब क्या ये तुमने मुझे बोला था क्या किसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि मैम जब भी ज़िंदगी में आपके हाथ पे कभी मच्छर आकर के बैठे तो आपका दूसरा हाथ ऐसे आना चाहिए, पहले वाले हाथ के ऊपर ऐसे आकर के गिरना चाहिए, ताकि जो मच्छर है वो उड़ जाए? क्या आपने डिसाइड किया था, या मेरी किसी पड़ोस वाली आंटी ने डिसाइड किया था कि बेटा जीवन में कभी भी मच्छर आकर के बैठेगा तो तुम्हें क्या करना होगा, दूसरे वाले हाथ को ऐसे लेके आना होगा पहले वाले हाथ के ऊपर, ताकि मच्छर उड़ जाए, यहाँ से मर जाए, जो भी हो जाए, हैं? तुम ही बताओ ना, ये डिसाइड किसने किया था? तुमने किया क्या, तुम्हारे दोस्त ने किया, या मेरी पड़ोसन ने करा, या मेरी फ्रेंड ने करा? अरे दूर क्यों जाना यार, सबके पास ब्रेन होता है कि नहीं होता है? हैं? कोई ऐसा इंसान जो बोले कि मैम बिना ब्रेन के आ गए हैं दुनिया में, पैदा हो गए हैं, ऐसा कोई है क्या? अब वो तो कहने की बातें होती है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, लेकिन बेटा ब्रेन तो सबके पास होता है, ठीक है। तो कहीं दूर क्यों जाना, तुम पर, तुम्हारे दोस्त पर, मेरी पड़ोसन पर, मेरी फ्रेंड पर क्यों जाना? मेरे पास मेरा खुद का दिमाग है ना, ब्रेन है ना, तो अल्टीमेटली वही डिसाइड करेगा ना कि करना क्या है। मैंने क्या बोला कि ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है मच्छर को मारने पीटने की, भगाने की, आखिर इस प्रोसेस को डिसाइड किसने किया था, किसने डिसीजन लिया था? ना तुमने लिया, ना मेरी पड़ोसन ने लिया, ना मेरी फ्रेंड ने लिया, वो पूरा डिसीजन था मेरे ब्रेन का। एक्चुअली हुआ ये था बेटा कि यहाँ पर मच्छर आकर के बैठा है, इसकी जानकारी, इसकी इंफॉर्मेशन मेरे ब्रेन के पास पहुँची थी। ब्रेन ने क्या करा, पुराने कच्चे चिट्ठे निकाले, ब्रेन ने ये डिसाइड किया, मतलब ब्रेन के अंदर क्या हुई बेटा, पूरी मतलब वो प्रोसेसिंग हुई, इन्फॉर्मेशन, भाई मच्छर यहाँ पर आकर के बैठा है, इसकी इन्फॉर्मेशन अल्टीमेटली ब्रेन के पास गई। तो ब्रेन ने क्या करा, उस इन्फॉर्मेशन की पूरी प्रोसेसिंग कर डाली। ब्रेन ने पुराने कच्चे चिट्ठे निकाले कि यार पिछले बार यहाँ पर आकर के मच्छर बैठा था तो वो नालायक काट के गया था, ठीक है। ब्रेन को याद आ गया, मतलब इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग हुई, ठीक है। ब्रेन ने सोचा कि यार पिछले बार आके बैठा था तो नालायक काट के भाग गया था, है ना, और उसके पिछले बार भी आया था तो एक साथ 2 मच्छर आए थे, है ना, और दोनों काट के भाग गए थे। इसका मतलब क्या कि यहाँ पर जो मच्छर आकर के बैठा है एक बार फिर से, अरे ये भी काट के भाग सकता है, तो इससे पहले कि ये काटे, डंक मारे अपना, इसको ही मार डालो। यानी कि ब्रेन के पास मच्छर के यहाँ पर बैठने की इंफॉर्मेशन गई, ब्रेन ने उस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करी, और प्रोसेसिंग करने के बाद एक डिसीजन लिया, और वो डिसीजन का आप बोल सकते हो कि कमांड जनरेट किया। क्या कमांड? कि मच्छर को भगाओ। भाई ब्रेन ने यही तो डिसाइड किया ना कि अगर इस मच्छर को नहीं भगाया गया तो ये भी काट के भाग जाएगा नालायक। तो ब्रेन ने एक कमांड जनरेट किया कि इस मच्छर को भगाओ, वरना ये काट लेगा फिर से एक बार। और फिर ये कमांड आप बोल सकते हो कि कहाँ पहुंची? ये कमांड पहुंची मेरे ये वाले हाथ की मसल्स के पास। बेटा अपन ने क्लास 9th में, ठीक है, मैं पिछला चैप्टर बोलने वाली थी, पिछला चैप्टर नहीं, लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। तुम और पीछे जाओ, कितने पीछे, पिछले वाली क्लास में, क्लास 9th में जाओ, मस्कुलर टिश्यू तुमने पढ़ा होगा। अरे क्लास 9th बायोलॉजी का जो 2nd चैप्टर है ना, टिश्यूज़, वहाँ पर तुमने एनिमल टिश्यूज़ में मस्कुलर टिश्यू पढ़ा होगा,
है ना। हमारे हाथ पाँव की जो मसल्स होती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो ब्रेन का वो जो कमांड था ना बेटा, वो कहाँ पहुंचा, इस हाथ की स्केलेटल मसल्स के पास पहुंचा, जिसके कारण मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, रिलैक्स हुई, और अल्टीमेटली क्या हुआ, दूसरा हाथ ऐसे उठ करके आया और पहले वाले हाथ के ऊपर जाकर के दे गिरा, ताकि यहाँ पर जो मच्छर बैठा है वो उड़ जाए या जो भी हो, भग जाए यहाँ से हमेशा के लिए। यानी कि पूरा कंट्रोल बेटा किसने मतलब दिखाया है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स किसके पास हमने देखी, ब्रेन के पास। ये मच्छर के बैठने की जानकारी गई ब्रेन के पास, ब्रेन ने उस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करी, फिर इसके बाद में एक डिसीजन लिया, फिर एक कमांड जनरेट किया। वो कमांड पहुंचा कहाँ तक, मेरे इस हाथ की स्केलेटल मसल्स के पास। मसल्स ने ब्रेन के कमांड के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, ताकि दूसरा हाथ ऐसे उठे, पहले वाले हाथ के ऊपर जाकर के दे गिरे, ताकि मच्छर यहाँ से भग जाए। तो मैं तुमसे यही पूछना चाह रही थी कि ये डिसीजन किसने लिया था। जो मेरा पहला सवाल था ना कि तुम बताओ कि ये प्रोसेस होनी है ये प्रोसेस होनी है, आखिर ये डिसाइड किसने किया है। क्या कभी ये चीज़ किसी स्कूल में सिखाई जाती है क्या, कि बेटा जीवन में कभी भी मच्छर आके बैठे तो तुम्हें उसको मारना कैसे, भगाना कैसे, कभी तुमने सीखा है क्या जीवन में? नहीं, सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि इंसान को जो खुद का उसका दिमाग होता है ना, जो ब्रेन होता है, वो उसके लिए इनफ होता है बेटा। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन ले लेगा, प्रोसेसिंग कर लेगा, फिर इसके बाद में उस हिसाब से डिसीजन ले लेगा, कमांड जनरेट कर देगा, ये सब कुछ कर लेता है। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब मेरा अगला सवाल तुमसे ये है बेटा, मच्छर तो यहाँ पर बैठा था। देखो, अगर मच्छर ब्रेन पर ही जाकर के बैठ जाता तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है ना। मच्छर बैठा था हाथ पर, हाथ की स्किन पर, लेकिन इसकी जानकारी ब्रेन तक कैसे पहुंच गई? भाई ब्रेन ने डिसीजन लिया, ब्रेन ने पूरी सिचुएशन को आप बोल सकते हो कि कंट्रोल किया, कोऑर्डिनेट किया, वो समझ में आ गया। लेकिन अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यार ब्रेन तक ये जानकारी पहुंची कैसे, कि हाथ पर एग्जैक्टली इस जगह पर है, इस जगह पर बेटा हाथ मेरा इतना लंबा है, मच्छर यहाँ भी बैठ सकता था, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, लेकिन मच्छर एग्जैक्टली कहाँ बैठा है मेरे हाथ पर, ये जानकारी ब्रेन तक पहुंची कैसे? ब्रेन तक तो पहुंची इंफॉर्मेशन, बट कैसे? फिर ब्रेन ने भी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग कर ली, डिसीजन ले लिया, लेकिन फिर वो जो ब्रेन का कमांड था वो मेरे इस हाथ की मसल्स के पास कैसे पहुंचा? भाई ब्रेन तो यहाँ है ना, ब्रेन तो यहाँ है, मतलब तुम तो ये देख लो ना कि दोनों हाथों और ब्रेन के बीच में क्या बढ़िया कोऑर्डिनेशन चल रहा है, कि यहाँ की जानकारी पहुंच रही है यहाँ, और यहाँ का जो कमांड है वो पहुंच रहा है यहाँ, और दोनों के बीच में क्या मस्त कोऑर्डिनेशन हुआ कि मच्छर जो है निकल लिया, मतलब मर गया। तो सवाल मेरा ये है कि यार ये हो कैसे रहा है ये पूरा पैटर्न चल कैसे रहा है, ये प्रोसेस हो कैसे रही है, कि यहाँ की जानकारी ब्रेन तक कैसे पहुंची और ब्रेन का जो कमांड है वो यहाँ तक कैसे पहुंचा है, कैसे? तो बेटा वो होता है इम्पल्स के फॉर्म में। मैंने क्या कहा था कि शुरुआत में तुम्हें लग रहा होगा कि मैम क्या मजाक की बात कर रहे हो, लेकिन मजाक की ही बात में बेटा टॉपिक छुपा हुआ है। ये पूरा एग्जाम्पल तुमको मैंने दिया ही इसलिए ताकि तुम अपने टॉपिक को थोड़ा सा रिलेट कर पाओ। जब तक मैं तुमको एग्जाम्पल नहीं दूंगी ना, तब तक तुम्हें बस लगेगा कि हाँ मैम सिलेबस में है तो पढ़ लेते हैं, इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा। बेटा बायोलॉजी एक ऐसी चीज़ है, नॉट ओनली बायोलॉजी, कोई भी दुनिया का ऐसा जो सब्जेक्ट है बेटा, वो तुम्हें पढ़ने का मन तभी करेगा जब तुम्हें उसमें इंटरेस्ट आएगा, जब तुम उसको मतलब जब तुम उस सब्जेक्ट को समझोगे ना, तभी तुम्हें उसको पढ़ने का मन करेगा। बस सिलेबस में है करके अगर तुम पढ़ाई करोगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी बेटा, क्योंकि अभी तो चलो फिर भी 10th है, ठीक है, 11th 12th में जा करके सिलेबस हो जाता है इतना सारा कि दिन दिन भर बैठ करके पढ़ते हैं बच्चे, फिर भी उनको लगता है कि मैम मार्क्स तो कम ही आ रहे हैं, दिक्कत हो रही है। क्यों हो रही? क्योंकि सिलेबस है बहुत सारा, और 10वीं तक ये होता है कि हंसते खेलते आ जाते हैं, बोर्ड है तो थोड़ा बहुत सीरियसली पढ़ लेते हैं लास्ट में। मुद्दा ये होता है कि बच्चे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं, तो उसको पढ़ने की उनको इच्छा भी नहीं होती है। तो बेटा अभी से ना इंटरेस्ट डेवलप कर लो ताकि तुम उसको पढ़ो, तुम्हें मज़े आए,
तभी कुछ जीवन में तुम्हारा हो पाएगा। ठीक है, चलो वापस से आओ। मैंने क्या बोला कि ब्रेन ने ये पूरा काम करा, ठीक है, जानकारी यहाँ से यहाँ तक पहुँची, ब्रेन तक पहुँची, ब्रेन का कमांड यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, कैसे? इम्पल्स के फॉर्म में। लेकिन अब बात ये है कि चलो ठीक है, मतलब कंक्लूजन ये निकला कि इम्पल्स यहाँ से लेकर के, इस हाथ से लेकर के, या ये समझ लो कि मेरे इस हाथ की जो स्किन है जहाँ पर एग्जैक्टली मच्छर आकर के बैठा था, वहाँ से इम्पल्स चली 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 मेरे ब्रेन तक पहुँची। इम्पल्स में जो जानकारी थी उसकी प्रोसेसिंग हुई, डिसीजन लिया ब्रेन ने, कमांड निकाला। अब वो कमांड इम्पल्स के ही फॉर्म में कहाँ तक पहुँचा? मेरे इस हाथ की मसल्स तक पहुँचा। रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, दूसरा हाथ उठा, पहले वाले हाथ के ऊपर जाके गिरा और मच्छर वहाँ से भाग गया, ठीक है, हट गया। तो ये सब कुछ कैसे हुआ? इम्पल्स के थ्रू हुआ, मतलब ब्रेन ने किया लेकिन इम्पल्स के थ्रू, ठीक है। बट कैसे? मान लिया कि इम्पल्स यहाँ से यहाँ पहुँची, फिर यहाँ से यहाँ गई, पर कैसे? भाई तुम भी तो अपने स्कूल से घर जाते हो, घर से स्कूल जाते हो, कैसे? कोई ना कोई गाड़ी होती है ना, या तो बस से जाओगे, या वैन से जाओगे, ऑटो से जाओगे, या तो मम्मी पापा छोड़ेंगे, है कि नहीं? तो कोई ज़रिया होता है ना, कोई ज़रिया होता है, कोई मोड होता है जिसको तुम, मतलब जिसके थ्रू तुम जाते हो। तो इम्पल्स भी बेटा यदि हमारी बॉडी में ट्रैवल कर रही है, इम्पल्स भी यदि हमारी बॉडी में ट्रैवल कर रही है, तो वो कैसे कर रही है? न्यूरॉन्स के थ्रू। इस पूरे चैप्टर में तुम्हें करना क्या है? अरे न्यूरॉन्स के बारे में तो पढ़ना है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था ना न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, तो बस उन्हीं न्यूरॉन्स को बेटा एक बार आज फिर से याद करो जो अपन पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो मैंने क्या बोला कि इम्पल्स यहाँ से यहाँ चली, यहाँ से यहाँ गई, कैसे? न्यूरॉन्स के सहारे। या आप ऐसा भी समझ सकते हो बेटा कि न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स जिनके थ्रू इम्पल्स ट्रैवल करती है, ट्रैवल करके यहाँ से ब्रेन तक पहुँचेगी, ब्रेन से जो भी टारगेट साइट होगा वहाँ तक पहुँचेगी। तो अभी तक हमने क्या क्या वर्ड्स पढ़ लिए? ब्रेन, ठीक है, इम्पल्स और फिर न्यूरॉन्स। मैं काम करती हूँ यहाँ पर मैं एक अच्छा सा डायग्राम बना देती हूँ तुम्हारे लिए, ताकि तुम जो है थोड़ा सा रिलेट कर पाओ। देखो यहाँ पे बेटा, ये स्किन है मेरी, हाथ की स्किन है, ठीक है, हाथ लग नहीं रहा होगा पर कोई बात नहीं, बना देती हूँ मैं। ये मेरा हाथ है, ठीक है। यहाँ पर आकर के नालायक मच्छर बैठ गया है, ठीक है। पूरी कोशिश है कि वो मुझे काट ही ले, पर हम भी कम नहीं है। आप बोलोगे कि मैम मच्छर नहीं लग रहा, कोई बात नहीं बेटा, मान लो कि ये मच्छर है, ठीक है। और ये है मेरा ब्रेन। आप बोलोगे कि मैम आपकी चोटी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो आपने ब्रेन की भी चोटी निकाल दी। बेटा ब्रेन की वाकई में चोटी होती है, जिसे हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये शायद मैंने तुमको पहले भी कभी ना कभी तो बताया होगा, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। दिस इज ब्रेन, मेरा ब्रेन, ठीक है, और ये उसकी चोटी बोले तो स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब देखो इम्पल्स कहाँ से कहाँ जाएगी? अच्छा, मेरा दूसरा हाथ भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि इस मच्छर को मारने के लिए मुझे मेरा दूसरा हाथ भी चाहिए भाई, एक हाथ से काम नहीं हो पाएगा। कहते हैं ना एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ठीक है। देखो इम्पल्स यहाँ से जाएगी ब्रेन के पास, मोटा हो गया बहुत ही, पतला कर देते हैं इसको, ठीक है। फिर मतलब हाथ की जो मेरी स्किन है, जहाँ पे मच्छर आकर के बैठा है, वहाँ से जो जानकारी है बेटा, जो इन्फॉर्मेशन है, वो जाएगी ब्रेन के पास, कैसे? इम्पल्स के फॉर्म में। फिर ब्रेन में प्रोसेसिंग होगी जानकारी की, मतलब इम्पल्स पहुँच गई ब्रेन के पास, इम्पल्स में जो जानकारी छुपी हुई है उसकी प्रोसेसिंग करेगा ब्रेन, फिर एक डिसीजन लेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में जो कमांड जनरेट करेगा बेटा, वो कमांड भी कहाँ पहुँचेगा? दूसरे हाथ के पास, दूसरे हाथ की मसल्स के पास, कैसे? अगेन इम्पल्स के फॉर्म में। तो आप देख लो कि इम्पल्स किस तरीके से बेटा ट्रैवल कर रही है, कहाँ से कहाँ जा रही है इम्पल्स, ये समझ। अच्छा ओके, अभी भी तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैम ये इम्पल्स क्या चीज़ है, समझ में नहीं आ रहा, तो सुनो और सिंप्लीफाई कर देती हूँ अभी के लिए। इम्पल्स का मतलब तुम यहाँ पर समझ लो बेटा सिग्नल। अब ये मत बोलना कि मैम सिग्नल भी नहीं पता, सिग्नल तो बेटा सबको पता होगा ना। ये वर्ड, ये वाला वर्ड तुमने हो सकता है कभी ना सुना हो,
आज के पहले। लेकिन ये वाला वर्ड तो तुमने सुना ही होगा ना, अपन बेटा मोबाइल में भी तो सिग्नल की बात करते हैं ना, है ना, कि तुमने बोला कि अरे मम्मी ने बोला कि बेटा ज़रा मौसी को फ़ोन लगाना। अब तुम नहीं लगाना चाहते हो मौसी को फ़ोन, क्यों? क्योंकि तुमको पता है कि अगर मम्मी और मौसी की बात शुरू हो गई तो 1 घंटे के पहले ख़त्म नहीं होगी। तुम क्या बोलोगे? अरे मम्मी सिग्नल नहीं मिल रहा है ना, ऐसे बहाना मारते हैं कि नहीं मारते हैं? एनीवेज, तो तुमने ये वाला वर्ड तो सुना ही होगा, ठीक है। तो अभी के लिए तुम मान लो इम्पल्स का मतलब क्या है यहाँ पर? सिग्नल है, ठीक है, कि सिग्नल के फॉर्म में जो मच्छर के बैठने की जो जानकारी है वो जाएगी ब्रेन के पास, और ब्रेन का जो कमांड है वो भी सिग्नल के फॉर्म में ही कहाँ पहुँचेगा? दूसरे हाथ की स्केलेटल मसल्स के पास, ठीक है। चल, तो इम्पल्स का मतलब यहाँ पर अभी अपन ने क्या निकाल लिया है? सिग्नल निकाल लिया है। लेकिन अब वही वाली बात है ना कि इम्पल्स जो यहाँ पे ट्रैवल कर रही है वो कैसे ट्रैवल करेगी? किसके थ्रू? तो न्यूरॉन्स के थ्रू। होता यह है बेटा कि यहाँ पर फैले होते हैं अपने न्यूरॉन्स। कौन सा कलर ले लें? चलो ब्लू ले लेते हैं। यहाँ पर फैले होते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन का कल मतलब पिछले लेक्चर में पूरा स्ट्रक्चर जो है समझा दिया था, है ना। न्यूरॉन के लिए मैंने आपको बताया था ना कि स्टार लाइक सेल विद अ टेल। देखो नॉर्मल जो मतलब अपने जो बाकी जो बॉडी सेल्स होते हैं, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताओ बेटा कोई भी एक एनिमल सेल का तुम डायग्राम बनाओ, तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले ऐसा एक गोला बना दोगे कि मैम देखो एनिमल सेल हमने बना दिया। लेकिन जब अपन बात करते हैं न्यूरॉन की, तो बेटा न्यूरॉन एक ऐसा सेल है हमारी बॉडी का जिसका शेप थोड़ा अलग होता है। कैसा होता है? स्टार लाइक सेल विद अ टेल, कि सेल बॉडीज की स्टार जैसी होती है ना, और एक ऐसी लंबी सी पूंछ भी होती है, लाइक दिस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है बेटा न्यूरॉन्स फैले हुए हैं लाइक दिस, देखना ये न्यूरॉन्स, और इन्हीं न्यूरॉन्स के थ्रू क्या होने वाला है बेटा? ये देखो यहाँ से लेकर का मतलब मेरी जो हाथ की स्किन है वहाँ से लेकर के देखो न्यूरॉन्स फैले हुए हैं, कहाँ तक जा रहे हैं? ब्रेन के पास जा रहे हैं। और इन्हीं न्यूरॉन्स के थ्रू बेटा क्या होगा? ये सिग्नल बोले तो इम्पल्स ट्रैवल करेगी, यहाँ तक पहुँचेगी। फिर यहाँ से भी देखो क्या होगा, यहाँ से भी दोबारा से ऐसे न्यूरॉन्स निकलेंगे, ये देखो न्यूरॉन्स, ठीक है। और बना देती हूँ लाइक दिस, ये देखो, ठीक है, ये ऐसे न्यूरॉन्स फैले हुए हैं। तो इम्पल्स न्यूरॉन्स के थ्रू यहाँ से यहाँ आ गई, प्रोसेसिंग हुई, डिसीजन लिया गया, कमांड जनरेट किया गया। वही कमांड अगेन सिग्नल के फॉर्म में या इम्पल्स के फॉर्म में कहाँ तक पहुँचेगा? यहाँ तक पहुँचेगा। कैसे? अगेन न्यूरॉन्स को ट्रैवल करते हुए। इतना समझ में आया? चल, अब एग्जैक्टली ये चीज़ें कैसे हो रही हैं ये तो तुमको मैंने ऊपर ऊपर का पढ़ा दिया है। ये मत समझना कि मैम समझ में आ गया, इम्पल्स सिग्नल सब समझ में आ गया मैम, टॉपिक ख़त्म। नहीं, अभी तो बस ये समझ लो कि एक रोड मैप बनाया है तुम्हारे सामने, ठीक है। अब मैप के बेटा अंदर घुसना है, ठीक है। इम्पल्स का एक बहुत ही बेसिक सा मतलब तुम्हें यहाँ पर मैंने समझा दिया है, सिग्नल, ठीक है। अब ये सिग्नल हमारी बॉडी में जनरेट कैसे होता है बेटा? ऐसा नहीं है कि मच्छर यहाँ पर आकर के बैठेगा तो वो तुमको मुफ्त में सिग्नल दे देगा, नहीं। मच्छर यहाँ पे आकर के बैठ रहा है, यानी कि यहाँ पर एक चेंज हो रहा है बेटा। नॉर्मली तो अपने ऊपर मच्छर आकर के नहीं बैठे होते हैं ना, जब भी मच्छर यहाँ पर आकर के बैठेगा तो ये क्या होगा? एक चेंज होगा। उस चेंज को सेंस करना पड़ेगा, और जब चेंज को सेंस किया जाता है बेटा उसके बाद ही सिग्नल बनता है, यानी कि इम्पल्स जनरेट होती है, फिर उसका कंडक्शन होता है और फिर उसका ट्रांसमिशन होता है। नहीं पल्ले पड़ी बात? यहाँ तक तुम्हें चीज़ें समझ में आई ना कि किस तरीके से देखो न्यूरॉन्स के थ्रू इम्पल्स ट्रैवल करेगी, ठीक है। हाथ से जाएगी ब्रेन के पास, ब्रेन में जो भी जानकारी होगी उसकी प्रोसेसिंग होगी, जो कमांड निकलेगा वही अगेन इम्पल्स या सिग्नल की फॉर्म में कहाँ तक पहुँचेगा? दूसरे हाथ की मसल्स के पास वाया न्यूरॉन्स। इतना समझ में आ गया ना? चलो अब मैं तुम्हें आगे की कहानी बताती हूँ, एकदम आराम आराम से, घबराना नहीं, ठीक है। क्योंकि घबराना नहीं मैंने इसलिए बोल दिया है क्योंकि बच्चे लिटरली घबरा जाते हैं जब वो देखते हैं ना कि मैम बाप रे, क्योंकि अच्छा कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, बच्चे बोलते हैं कि मैम हमने तो आपके जो आगे वाले लेक्चर्स हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले, है ना, नर्वस सिस्टम वाले, वो भी हमने मतलब जो पुराने लेक्चर्स हैं ना हमने वो भी देख लिए हैं, और पूरा नहीं देखा, थोड़ा थोड़ा सा देखा है। तो मैम थोड़ा थोड़ा देख करके ना बहुत डर सा बैठ गया है दिमाग में। डरो नहीं, पूरा देखोगे लेक्चर तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आ जाओ, सबसे पहले यहाँ पर तुमको मैं एक और वर्ड से जान पहचान करवा देती हूँ, और वो वर्ड है स्टिम्युलस।
ये वर्ड हो सकता है कि तुमने पहले सुना हो, नहीं सुना हो, मुझे नहीं पता। मतलब जो है इसका मैं तुम्हें अभी समझा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि अब हमें इम्पल्स का जनरेशन समझना है ना। तो इम्पल्स का जनरेशन समझने के लिए एक वर्ड है, सबसे पहले उससे मुलाकात कर लो। वर्ड क्या है? स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है बेटा कोई भी चेंज, कोई भी बदलाव। अब ये बदलाव बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। एक्सटर्नल भी हो सकता है चेंज, और इंटरनल भी, मतलब बॉडी के बाहर भी हो सकता है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर आकर के किसी ने मुझे गर्म चम्मच टच कर दी है, जैसे कि कभी कभी नहीं गर्म होती चम्मच, हमें पता नहीं होता और हम उसको ऐसे उठा लेते हैं, है ना। तो ऐसी कुछ तो भी हुआ है कि किसी ने गर्म स्पून ला करके, बहुत गर्म स्पून है, और किसी ने यहाँ पर ला करके मुझे टच कर दी है, तो बेटा ये मेरी स्किन के लिए चेंज होगा कि नहीं होगा? भाई नॉर्मली तो मैं अपनी स्किन के ऊपर गर्म चम्मच लगा करके तो नहीं घूमती हूँ ना। अगर कभी गलती से गर्म चम्मच यहाँ पे टच हो गई है तो वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, वो टेम्परेचर में वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ मेरे लिए, मेरी स्किन के लिए। सिमिलरली किसी ने आकर के बर्फ़, जैसे अपन नहीं खेल खेल में, गर्मियों का मौसम होता है तो बर्फ़ लेते हैं और पीछे से कॉलर में अंदर डाल देते हैं है ना, या किसी को ऐसे गाल में टच कर देते हैं, करते हैं कि नहीं करते, ऐसी मजाक मजाक में। तो वैसे ही क्या करा है, किसी ने बर्फ़ ला करके मेरे हाथ में टच कर दी है, तो बेटा वो भी तो एक चेंज हुआ ना, वो मतलब वो भी एक तरीके से टेम्परेचर चेंज हुआ। भाई नॉर्मली तो मैं अपनी बॉडी पे बर्फ़ चिपका करके नहीं घूमती हूँ ना। अगर किसी ने अभी बर्फ़ लगा दी है तो वो मेरी स्किन के लिए चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो वो भी क्या है? स्टिमुलस है। मैंने क्या बोला? स्टिमुलस का मतलब होता है कोई भी चेंज, चाहे बॉडी के अंदर हो चाहे बॉडी के बाहर हो। बॉडी के बाहर में आ सकते हैं हॉट, कोल्ड, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, टच, प्रेशर, टच। जैसे कि मुझे यहाँ पर किसी ने आकर के टच किया है ना, सपोज मेरी दोस्ती आई है और उसने मेरे से कंधे पे आकर के ऐसे हाथ रख दिया, मारा नहीं, उसके हाथ ठंडे नहीं थे, गर्म नहीं थे, मतलब टेम्परेचर का यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन मुझे किसी ने आकर के टच किया, तो बेटा वो भी तो मेरे लिए एक बदलाव ही हो ना। अरे कौन सा मेरे ऊपर जो है ना हर समय कोई बैठा रहता है, ऐसा थोड़ी ना कोई मेरे ऊपर हाथ रखा ही रहता है। अभी मेरी दोस्त ने ऊपर आकर के मेरे शोल्डर पर ऐसे हाथ रखा है, मुझे टच किया है, तो वो टच भी क्या हुआ बेटा? अरे मेरे लिए तो चेंज ही हुआ ना, मेरी स्किन के लिए तो चेंज ही हुआ ना। तो किसी भी तरह का जो चेंज होता है बेटा, उसी को अपन क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। गरम कोई आके चीज़ लग गई हो, कोई ठंडी चीज़ आकर के लग गई हो, किसी ने ज़ोर से ऐसे हाथ दबा दिया मेरा, तो वो प्रेशर जो है ना, प्रेशर में चेंज आया, ठीक है। किसी ने आकर के टच कर लिया मुझे, तो वो एक चेंज आया, लाइक दैट, ठीक है। और अगर अपन बात करें बॉडी के अंदर वाले चेंजेस की, तो सपोज वाटर बैलेंस जो है ना बॉडी में बिगड़ गया, पानी में बॉडी में पानी की कमी हो गई, ठीक है। आयन बैलेंस, बॉडी में आयंस भी होते हैं बेटा, बॉडी में कई तरह के आयंस भी होते हैं, तो आयंस का जो लेवल है वो ऊपर नीचे हो गया। आई बात समझ में? तो ये होते हैं बेटा स्टिमुलाई। हाँ, प्लूरल होता है स्टिमुलस का, स्टिमुलाई, प्लूरल होता है स्टिमुलाई, और सिंगुलर होता है, मतलब जब अपन बहुत सारे चेंजेस की बात करें तो वो उसको अपन क्या बोलेंगे? स्टिमुलाई। जब अपन एक चेंज की बात करें तो उसको अपन क्या बोलेंगे? स्टिमुलस। तो स्टिमुलस का मतलब क्या है? कोई भी बदलाव, कोई भी चेंज, या तो बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर। बॉडी के अंदर जैसे कि पानी और आयंस का लेवल ऊपर नीचे हो गया, बॉडी के बाहर टच, प्रेशर, पेन, कोल्ड, हॉट, टेम्परेचर, ठीक है, लाइक दैट। पेन भी लिख सकते हैं यहाँ पे अपन, लाइक दैट। इतना तुम्हें पल्ले पड़ा। चलो अब अपन धीरे से मूव करते हैं इम्पल्स जनरेशन के टॉपिक के ऊपर। अब देखो यहाँ पर बेटा मेरा हाथ है, ठीक है, ये मेरा हाथ है और ये मेरे हाथ की स्किन है। स्किन क्या है बेटा? सेंस ऑर्गन। अरे बचपन में प्राइमरी क्लासेस में तुमने पढ़ा होगा ना, 5 अपने पास वो होते हैं सेंसरी ऑर्गन, सेंस ऑर्गन्स, ठीक है ना। तो उनमें से क्या होती है? अपनी एक स्किन भी होती है। सो दिस इज आवर स्किन, दिस इज आवर स्किन, जो कि एक सेंस ऑर्गन है। तो होता क्या है बेटा कि स्किन के ऊपर ना कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। अब तुमको वैसे दिखेंगे नहीं, लेकिन मान के चलो कि स्किन के ऊपर ऐसे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। भाई सेंस ऑर्गन्स का काम ही क्या होता है कि किसी भी तरह के स्टिमुलस को
रिसीव करना। सेंस ऑर्गन्स को हम सेंस ऑर्गन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका काम होता है किसी भी तरह के स्टिमुलस को रिसीव करना, मतलब कि किसी भी तरह के चेंज को सेंस करना, पता लगाना। आई बात समझ में? मैंने क्या बोला? स्टिमुलस का मतलब ही क्या होता है? चेंज। तो जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनका काम क्या होता है? स्टिमुलाई को रिसीव करना, यानी कि किसी भी तरह के बदलाव को सेंस करना, पता लगाना कि अरे ये तो बदलाव हुआ है, चेंज हुआ है। आई बात समझ में? तो ये हाथ है, उसकी स्किन है, और देखो स्किन क्योंकि एक सेंस ऑर्गन है तो यहाँ पर जो है आपको कुछ इस तरीके से ऐसे रिसेप्टर मिलते हैं। ऐसे नहीं दिखते हैं बट हाँ, स्किन के ऊपर बेटा रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर ही क्या करते हैं? चेंज को या स्टिमुलस को सेंस करते हैं, रिसीव करते हैं। कि यहाँ पर आकर के जैसे ही मच्छर बैठेगा, ठीक है, यहाँ पर आकर के स्किन के ऊपर आकर के जैसे ही मच्छर ऐसे बैठेगा, हाय हाय मच्छर आज बन ही नहीं रहा है, ये लो बन गया मच्छर, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर मच्छर आकर के बैठेगा, तुरंत जो स्किन के रिसेप्टर्स होंगे ना, वो इस बदलाव को सेंस कर लेंगे, इस चेंज को सेंस कर लेंगे, मतलब कि बेटा स्टिमुलस रिसीव कर लेंगे। देखो बेटा ऐसा है, तुमने छुई मुई का पौधा देखा होगा, टच मी नॉट प्लांट, ठीक है। उसकी पत्तियां ऐसे रहती हैं, जैसे ही तुम उसकी पत्तियों को टच करते हो, पत्तियां ऐसे बंद होकर के थोड़ी ऐसे नीचे झुक जाती हैं। अरे छुई मुई का पौधा, टच मी नॉट प्लांट, सबने देखा होगा जीवन में कि नहीं देखा है? नहीं देखा है तो आज ही जाओ मम्मी पापा के साथ किसी नर्सरी गार्डन में, ठीक है, वहाँ पर उनको बोलना कि मम्मी टच मी नॉट प्लांट क्या होता है, जब वो दिखाओ हमको। उसकी ऐसी पत्तियाँ होती हैं जहाँ पर उनको आप टच करते हो वो तुरंत बंद हो जाती हैं और ऐसे झुक जाती हैं। देखो बेटा ऐसा है, टच मी नॉट प्लांट की पत्तियों को बंद होने का और ऐसे ड्रूप होने का कोई शौक नहीं होता है। जब आप उनको टच करते हो जा करके, यानी कि जब आप स्टिमुलस देते हो तो स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड करती हैं वो पत्तियां। जो टच मी नॉट प्लांट की जो लीव्स होती हैं ना, वो ऐसे बंद होकर के ऐसे झुक क्यों जाती हैं? क्योंकि आपने स्टिमुलस दिया होता है, और स्टिमुलस के अगेंस्ट वो क्या करती हैं? रिस्पॉन्स शो करती हैं। समझे कि नहीं समझे? तो रिस्पॉन्स बेटा तभी, कहते हैं ना कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अपन 9th में पढ़ते हैं फिजिक्स में कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन तभी मिलता है जब एक्शन आया हो। जैसे कि तुमने जाके मम्मी से कंप्लेन करी कि मम्मी भैया ने मारा, तो मम्मी पूछती कि तुमने क्या करा था, पहले तुम ये बताओ। भाई भैया ने तुम्हें मारा, वो तो उनका रिएक्शन था। रिएक्शन कब आया? जब तुमने कुछ किया होगा, तो तुमने कोई एक्शन किया होगा, तभी तो भैया ने तुमको क्या करा है? रिएक्शन दिया है कि नहीं दिया है? फिर तो एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर कोई यहाँ पर रिस्पॉन्स हो रहा है जनरेट, तो रिस्पॉन्स क्यों हो रहा है जनरेट? क्योंकि वहां से कोई स्टिमुलस आया होगा। समझे कि नहीं समझे? तो हुआ क्या? ये हाथ की स्किन, बैठे हैं क्या उसके ऊपर रिसेप्टर। जैसे ही मच्छर आकर के बैठेगा, बेटा नॉर्मली तो मच्छर आकर के नहीं बैठता है, अभी आकर के बैठा है, यानी कि चेंज हुआ है ना, चेंज हुआ। चेंज मतलब क्या? स्टिमुलस। और उसी चेंज को इन रिसेप्टर्स ने क्या कर लिया बेटा? सेंस कर लिया। मेरी बात समझो बेटा, स्टिमुलाई या स्टिमुलस रिसीव करने का मतलब होता है चेंज को सेंस करना। जो कौन करते हैं? हमारे रिसेप्टर्स, जो कहाँ होते हैं? सेंस ऑर्गन्स पर। तो सेंस ऑर्गन्स पर बेटा रिसेप्टर्स होते हैं जो चेंज को सेंस करते हैं। चेंज को सेंस करने का मतलब क्या है? स्टिमुलस रिसीव करते हैं। तो जैसे ही हाथ की स्किन के ऊपर आकर के बैठा मच्छर, मच्छर का जो टच है वो इन रिसेप्टर्स को खटक गया कि अरे यार नॉर्मली तो ये टच आता नहीं। भाई कितना भी छोटा क्यों ना हो मच्छर, जब आकर के बैठेगा तो कुछ ना कुछ तो अजीब सा यहाँ पर फील होगा ना। तो होता वही है कि जो स्किन के ऊपर ऐसे जो क्या बोलते हैं रिसेप्टर बैठे होते हैं ना, स्किन के ऊपर जैसे रिसेप्टर लगे होते हैं, बैठे क्या होते हैं स्किन के ऊपर जो रिसेप्टर लगे होते हैं, जैसे यहाँ पर आकर के मच्छर बैठेगा, ये रिसेप्टर क्या करेंगे? चेंज को सेंस कर लेंगे, यानी कि स्टिमुलस को रिसीव कर लेंगे। तो ये देखो बेटा, ये आ गया है क्या? स्टिमुलस। और ये स्टिमुलस अल्टीमेटली कहाँ आ गया? बॉडी के अंदर आ गया। भाई जो भी चीज़ें हो रही हैं वो बॉडी के अंदर तो आएंगी ही, ठीक है। तो मच्छर आके बैठा, इस चेंज को सेंस कर लिया गया, यानी कि स्टिमुलस को रिसीव कर लिया गया।
स्टिमुलस को रिसीव कर लिया गया। किसने किया? स्किन के ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं उन्होंने, ठीक है। अब ये जो देखो स्टिमुलस है वो कहाँ आ गया? बॉडी के अंदर आ गया। अब इस स्टिमुलस को अल्टीमेटली कहाँ पहुँचाना है? जो जानकारी, देखो जो स्टिमुलस आया है बेटा बॉडी के अंदर, उसमें जानकारी है ना। क्या जानकारी है? कि भाई मच्छर आकर के बैठा है, चेंज लग रहा है, चेंज को सेंस किया गया है, तो उसमें जानकारी है। तो वो जानकारी अल्टीमेटली किसको पहुंचानी है? ब्रेन को पहुंचानी है ना। तो कैसे पहुंचाई जाएगी? तो स्टिमुलस तो आ गया है, तो अब इसी स्टिमुलस से बेटा क्या होगा? ये स्टिमुलस है, ठीक है ना, ये है स्टिमुलस। अब इसी स्टिमुलस से जनरेट होगी इम्पल्स। मैंने क्या बोला कि जब एक्शन आता है तभी रिएक्शन आता है। तो स्टिमुलस आ गया है, तो अब स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में क्या होगा? इम्पल्स जनरेट होगी। कैसे? तो इसके लिए बेटा आ जाओ न्यूरॉन के ऊपर, ठीक है। न्यूरॉन के ऊपर बेटा वापस से आते हैं। ये हो गई सेल बॉडी, ये हो गए डेंड्राइट्स, ठीक है। मेन क्योंकि अभी हमें पढ़ना है इम्पल्स का जनरेशन, कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन, तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक्सॉन की, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली एक्सॉन बहुत काम की चीज़ है बेटा। इसको मैं थोड़ा मोटा करके बना रही हूँ। एक्सॉन इतना मोटा होता नहीं है, बट क्योंकि मुझे अभी तुम्हें समझाना है इसीलिए बना रही हूँ। कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखो ये है बेटा एक्सॉन, और एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? सबको पता है, एक्सोलेमा। एक्सोलेमा, ठीक है, ये पूरा एक्सॉन है। अब एक्सॉन के अंदर क्या होता है भाई? सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म होता है ना, तो एक्सॉन के अंदर भी क्या होगा? साइटोप्लाज्म आता है। और एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म आता है उसको अपन बोलते हैं एक्सोप्लाज्मा या एक्सोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? एक्सोप्लाज्म। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है ना। बस अपन क्या करें, थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं। तो बेटा ये है न्यूरॉन। मेन अभी तुम्हें क्या करना है? एक्सॉन को फोकस करना है, क्योंकि जो इम्पल्स का जनरेशन है अल्टीमेटली वो यहीं पे होने वाला है, ठीक है। ये हो गया पूरा एक्सॉन। एक्सॉन की मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा। एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा होता है क्या है कि एक्सॉन के बाहर, मतलब ये जो एक्सोलेमा है ना, हाँ चलो ऐसा समझ लो, एक्सॉन के बाहर भी क्या होता है बेटा? फ्लूइड होता है, ठीक है। एक्सॉन के अंदर तो तुमको पता ही है क्या है? एक्सोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है। एक्सॉन के बाहर भी क्या होता है? फ्लूइड होता है। एक्सॉन के बाहर भी फ्लूइड होता है, और इस फ्लूइड में होते हैं आयंस। बेटा प्लीज सुन लो, ध्यान से सुन लो। एक्सॉन के अंदर एक्सोप्लाज्म, एक्सॉन के बाहर भी फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मान लो, ठीक है। इस फ्लूइड में होते हैं आयंस। कौन कौन से आयंस? आयंस होते हैं कौन कौन से? सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोराइड आयंस। कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड बेटा प्रोटीन्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो बाहर है एक्सॉन की फ्लूइड, इसमें तुमको ये सारे आयंस मिलेंगे। एग्जैक्टली बेटा यही सारे आयंस तुमको एक्सॉन के अंदर भी मिलेंगे, यानी कि एक्सोप्लाज्म में भी मिलेंगे। एक्सॉन के अंदर एक्सोप्लाज्म, एक्सॉन के बाहर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। उस फ्लूइड में हमने देखा कि ये सारे आयंस होते हैं, और यही कुछ आयंस आपको कहाँ मिलेंगे? एक्सॉन के अंदर भी मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा फर्क होगा। क्या फर्क होगा? फर्क ये होगा बेटा कि ये जो आपको मेम्ब्रेन दिख रही ना, एक्सॉन की मेम्ब्रेन, एक्सोलेमा, एक्सोलेमा के मतलब तुम तो ये समझ लो कि ये जो एक्सोलेमा है मेम्ब्रेन, इसके बाहर भी आयंस और इसके अंदर भी आयंस। मैंने क्या बोला कि बाहर ये जो आपको फ्लूइड दिख रहा है एक्सॉन के, इसमें आयंस हैं, और एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है जिसको अपन एक्सोप्लाज्म बोलते हैं, उसमें भी बेटा यही सारे आयंस है, लेकिन आयंस का जो प्रपोर्शन है वो थोड़ा सा अलग है अंदर और बाहर। कैसा? कि ये जो आपको एक्सॉन की मेम्ब्रेन दिख रही है एक्सोलेमा, इसके बाहर है ना, इसके बाहर पॉजिटिव आयंस ज्यादा हो जाते हैं। समझ रहे हो? आयंस बेटा अंदर भी है और बाहर भी है,
लेकिन प्रपोर्शन अलग अलग है। ये मत समझना कि जितने पॉजिटिव अंदर उतने ही पॉजिटिव बाहर है, जितने नेगेटिव अंदर उतने नेगेटिव बाहर है, नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रपोर्शन अलग होता है, और वो प्रपोर्शन ऐसे अलग होता है कि ये जो एक्सोलेमा है ना, इसके बाहर पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये कि एक्सोलेमा जो है अगर उसके आप बाहर देखोगे तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्जेस देखने को मिलेंगे। क्यों? आयंस तो अंदर भी है बाहर भी है, लेकिन बाहर पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हैं। पॉजिटिव आयंस जो है ना बेटा, वो एक्सोलेमा के बाहर ज़्यादा है। तो इसीलिए एक्सोलेमा के बाहर आपको यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है, और एक्सोलेमा के अंदर यानी कि एक्सॉन में अंदर की तरफ नेगेटिव आयन ज़्यादा होते हैं, नेगेटिव आयन ज़्यादा होते हैं। तो इस चक्कर में एक्सोलेमा के अंदर क्या होता है, एक्सोलेमा के अंदर आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। ये बेटा तब की बात है जब स्टिमुलस अभी तक न्यूरॉन के पास पहुंचा नहीं है। आपको इतना समझ में आ गया था कि जैसे ही स्किन के ऊपर आकर के मच्छर बैठेगा, स्किन के ऊपर जो रिसेप्टर्स लगे हों, स्किन के ऊपर जो रिसेप्टर्स लगे होंगे वो क्या करेंगे, उस चेंज को सेंस कर लेंगे, मतलब कि स्टिमुलस को रिसीव कर लेंगे। रिसीव करके वो स्टिमुलस कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। अब ये स्टिमुलस बेटा कहाँ जाएगा, ये स्टिमुलस जाता है न्यूरॉन के पास। ये स्टिमुलस कहाँ जाएगा, न्यूरॉन के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन में ही क्या होगा, फिर इम्पल्स जनरेट होगी, और फिर वही इम्पल्स न्यूरॉन्स के ही थ्रू कहाँ तक पहुँचेगी, ब्रेन तक पहुँचेगी। भाई मुद्दा ये है ना कि जानकारी को ब्रेन तक पहुँचाना है। कैसे? इम्पल्स के फॉर्म में। इम्पल्स ट्रैवल कैसे करेगी, न्यूरॉन्स के थ्रू। तो जो भी स्टिमुलस आया है सबसे पहले वो पहुँचेगा न्यूरॉन के पास, फिर न्यूरॉन में इम्पल्स जनरेट होगी, सिग्नल जनरेट होगा, ठीक है। फिर वो सिग्नल न्यूरॉन्स के थ्रू क्या होगा, आगे बढ़ करके कहाँ जाएगा, ब्रेन तक जा पाएगा। तो ये पूरा कैसे होने वाला है बेटा, इम्पल्स कैसे जनरेट होने वाली है, वो मैं तुम्हें यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अभी ये वो कंडीशन है, ठीक है, जहाँ पर इम्पल्स अभी न्यूरॉन के पास पहुँचा नहीं है। सॉरी, इम्पल्स नहीं, स्टिमुलस आ तो गया है अंदर, लेकिन अभी तक स्टिमुलस न्यूरॉन के पास नहीं पहुँचा है, यानी कि अभी तक न्यूरॉन में इम्पल्स जनरेशन शुरू नहीं हुआ है बेटा। ये तब की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, स्टिमुलस अभी नहीं आया है, स्टिमुलस अभी नहीं आया है। ये तब की बात है न्यूरॉन की, ठीक है, कि एक्सॉन, उसके अंदर भी फ्लूइड, बाहर भी फ्लूइड, बाहर भी आयंस, अंदर भी आयंस, लेकिन अलग अलग प्रपोर्शन है आयंस का। एक्सोलेमा जो है, एक्सॉन की मेम्ब्रेन, उसके अंदर की तरफ है ना, ये जो एक्सॉन लेमा दिख रही है ना आपको, एक्सोलेमा बोल रही हूँ, एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है एक्सोलेमा, इसके अंदर की तरफ नेगेटिव आयन ज़्यादा है और बाहर की तरफ पॉजिटिव आयन ज़्यादा है। तो इस चक्कर में क्या होता है, एक्सोलेमा के अंदर की तरफ आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। आप बोलोगे कि मैम केवल जो एक साइड की एक्सोलेमा है बस उसी की ये कहानी है, जो दूसरे साइड की एक्सोलेमा है उसका क्या? तो बेटा दूसरे साइड की भी एक्सोलेमा के साथ वही बात है कि अंदर की तरफ नेगेटिव आयन ज़्यादा होते हैं, एक्सोलेमा के अंदर की तरफ नेगेटिव आयन ज़्यादा होते हैं, बाहर की तरफ पॉजिटिव आयन ज़्यादा होते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है, एक्सोलेमा के अंदर की तरफ आपको, एक्सोलेमा के अंदर की तरफ आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा और बाहर की तरफ आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज सुन लो, मैंने क्या बोला, ये सारे आयंस और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स बेटा ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी होते हैं और जो एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म है, एक्सोप्लाज्म, उसमें भी होते हैं। लेकिन हाँ, बस वही आयंस का फ़र्क है। ऐसा फ़र्क है कि अंदर जो है नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो गए हैं, एक्सोलेमा के अंदर की तरफ नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो गए, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो गए हैं, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर सुन लो, क्या सुन लो, कि एक्सोलेमा के अंदर की तरफ सोडियम आयन ज़्यादा होते हैं। एक्सोलेमा के अंदर की तरफ, सॉरी, एक्सोलेमा के अंदर की तरफ पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं, नॉट सोडियम। पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं सोडियम आयन से। बेटा सोडियम एंड पोटेशियम आयंस दोनों अंदर भी हैं और बाहर भी हैं एक्सोलेमा के। लेकिन अंदर क्या सीन है, अंदर ये सीन है एक्सोलेमा के कि पोटेशियम आयन ज़्यादा है सोडियम आयन से, और एक्सोलेमा के बाहर क्या सीन है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में
कि सोडियम आयन ज़्यादा है पोटेशियम आयन से। ये बेटा तब की बात है जब स्टिमुलस अभी तक नहीं पहुंचा है। ठीक है, आप बोलोगे कि मैम इतना डिटेल एनसीईआरटी में नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी इम्पल्स के जनरेशन, कंडक्शन और ट्रांसमिशन की बात करती है और बिल्कुल 2 सेंटेंस में करके निकल जाती है आगे। तो बेटा ज़रा ये बताओ कि अगर तुमको मैं इतना बेसिक से नहीं पढ़ाऊंगी तो तुमको जीवन में कभी भी ये समझ में नहीं आ पाएगा कि इम्पल्स का जनरेशन, कंडक्शन, ट्रांसमिशन कैसे होता है। ये जो भी तुमको मैं बातें पढ़ा रही हूँ ना आज, ये तुमको अपने बोर्ड एग्जाम में लिख करके नहीं आनी है। कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि मैम ये हम लिखेंगे कैसे। लिखना नहीं है, समझाने के लिए समझा रही हूँ बेटा। समझाने के लिए मेरे पास कुछ मटेरियल भी तो होना चाहिए ना, जिसको मैं तुमको पढ़ाऊँ, समझाऊँ। तो ये सब लिख करके नहीं आना है, ये समझने वाली बातें हैं, बस अपने दिमाग तक रखना है। पेपर में क्या लिख करके आना है, आंसर में क्या लिखना है, वो मैं अलग से बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ देखो, जब स्टिमुलस नहीं आया होता है किसी न्यूरॉन के पास, तो क्या उसके अंदर चल रहा होता है कि उसके एक्सॉन के अंदर एक्सोप्लाज्म होता है और बाहर एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है। फ्लूइड में और एक्सोप्लाज्म में दोनों में क्या होते हैं, आयंस होते हैं। कौन कौन से, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड आयंस एंड कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी होते हैं। ठीक है, अंदर भी और बाहर भी। लेकिन होता यह है कि अंदर की तरफ, एक्सोलेमा के अंदर की तरफ, एक्सोलेमा सबको पता है ना, एक्सॉन की मेम्ब्रेन को अपन बोलते हैं एक्सोलेमा। ठीक है, तो एक्सोलेमा के अंदर की तरफ नेगेटिव आयन ज़्यादा होते हैं और बाहर की तरफ पॉजिटिव आयन ज़्यादा होते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है, एक्सोलेमा के अंदर के साइड नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं और बाहर के साइड पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, ये कब की बात है, जब स्टिमुलस नहीं आया है। तो एक्सोलेमा के अंदर की तरफ नेगेटिव चार्जेस, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस। ओके, फिर उसके बाद में क्या होता है, अंदर भी सोडियम आयंस हैं, बाहर भी हैं, अंदर भी पोटेशियम आयंस भी है, बाहर भी हैं। लेकिन एक्सोलेमा के अंदर की तरफ पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं सोडियम आयन से और बाहर की तरफ सोडियम आयन ज़्यादा होते हैं पोटेशियम आयंस से। इतना समझ में आ गया। चलो, अब देखो होता क्या है बेटा, मैं दूसरे उस पर आ जाती हूँ वरना तो मैं से समझ में नहीं आएगा। देखो एक बार फिर से न्यूरॉन का स्ट्रक्चर यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये तब की बात है बेटा, एक बार फिर से बता दे रही हूँ, जब स्टिमुलस नहीं आया है। ठीक है, जब आएगा तो फिर उसकी अलग कहानी बनेगी। चलो यहाँ देखो, अब होता ये है बेटा, हाँ पहले तो नेगेटिव और पॉजिटिव बना लूँ। एक्सोलेमा के अंदर की तरफ, एक्सोलेमा के, अरे तुम लोग बोलो ना, एक्सोलेमा के अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज और बाहर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, ऊपर भी वही सीन है, बना दे रही हूँ क्योंकि बहुत होश-पोश हो जाएगा। चलो, अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा है सोडियम आयन से और बाहर सोडियम आयन ज़्यादा है पोटेशियम आयन से। ठीक है, ये दो चीज़ें बेटा तुमको याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि एक्सोलेमा के अंदर की तरफ नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं क्योंकि नेगेटिव आयन ज़्यादा है और बाहर की तरफ पॉजिटिव आयन ज़्यादा है, इसलिए बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। अंदर सोडियम आयन, अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा है, एक्सोलेमा के अंदर की तरफ पोटेशियम आयन ज़्यादा है सोडियम आयन से और बाहर की तरफ सोडियम आयन्स ज़्यादा है पोटेशियम आयन से। ठीक है, चलो अब देखो बेटा होता क्या है, ये जो एक्सोलेमा आपको दिख रही है, यहाँ पर होते हैं कुछ चैनल्स। चैनल्स को तुम रास्ते भी बोल सकते हो। ठीक है, कई तरह के होते हैं चैनल्स। यहाँ देखो, एक्सोलेमा पर ही बेटा, एक्सोलेमा पर ही चैनल्स होते हैं। चैनल्स मतलब रास्ते, और वो कई कई तरह के होते हैं। यहाँ पर तुम अभी फिलहाल जो यहाँ पे मैंने बनाए हैं चैनल्स, इनको अपन बोलते हैं लीकी चैनल्स। एक बार फिर से बोल रही हूँ, एग्जाम में ये सब लिख करके नहीं आना है, बस समझने वाली बातें हैं। इन्हें अपन बोलते हैं लीकी चैनल्स। जैसा नाम वैसे ही काम। क्यों? आयंस इनसे लीक करते हुए अंदर बाहर होते रहते हैं। भाई चैनल्स का मतलब क्या है? रास्ते। हम बोल रहे हैं लीकी रास्ते, लीकी चैनल्स मतलब कि ऐसे चैनल्स जो लीक कर रहे हैं। कैसे लीक कर रहे हैं? क्या लीक कर रहा है बेटा? आयंस लीक कर रहे हैं। कैसे? तो हमने देखा कि एक्सोलेमा के बाहर सोडियम आयन ज़्यादा है। अरे एक्सोलेमा के बाहर सोडियम आयन ज़्यादा है और एक्सोलेमा के अंदर सोडियम आयंस कम है। तुमको पता है कि चीज़ें डिफ्यूजन के थ्रू मूव करती हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन फ्लो करती हैं, है ना। तो जो लीकी चैनल्स होते हैं बेटा, ये हमेशा खुले रहते हैं। तो होता क्या है कि बाय डिफ्यूजन एक्सोलेमा के बाहर जो सोडियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और एक्सोलेमा के अंदर कम है, तो बाहर के सोडियम आयंस अंदर आते जाते हैं, बाहर के सोडियम आयंस अंदर आते जाते हैं।
अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा है और बाहर कम है, एक्सोलेमा के अंदर की तरफ पोटेशियम आयन ज़्यादा है, बाहर कम है, तो इन लीकी टनल से क्या होगा, पोटेशियम आयन बाहर निकलेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो कि एक्सोलेमा के अंदर की तरफ पोटेशियम आयन ज़्यादा और बाहर की तरफ सोडियम आयन ज़्यादा। अब दो रास्ते यहाँ पर हमने बना दिए एक्सोलेमा में, दो नहीं मतलब और भी कई सारे होते हैं, ठीक है ना, इनको अपन बोलते हैं लीकी चैनल्स, ये हमेशा खुले रहते हैं। तो अगर बेटा रास्ते खुले रहेंगे तो कोई भी आएगा जाएगा, तो यहाँ पर वही होता है कि सोडियम आयंस बाहर ज़्यादा हैं एक्सोलेमा के, तो वो डिफ्यूजन से क्या होता है, अंदर चले आते हैं मुंह उठा करके। अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो भी क्या करते हैं, मुंह उठा करके इन लीकी चैनल से बाहर निकलते जाते हैं। तुमको पता है, तुमने 9th में पढ़ा होगा कि डिफ्यूजन कब तक होता है, डिफ्यूजन तब तक होता है जब तक कि इक्विलिब्रियम ना हो जाए, यानी कि अगर किसी चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, तो वो अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आएगा। कब तक आएगा, जब तक कि कॉन्सेंट्रेशन बराबर बराबर ना हो जाए। जैसे कि ये एक टंकी है और ये दूसरी टंकी है, इस टंकी में पानी ज़्यादा है, इसमें पानी कम है, तो पानी यहाँ से यहाँ आएगा। कब तक आएगा, जब तक कि दोनों टंकी में पानी बराबर बराबर ना हो जाए, इक्विलिब्रियम ना आ जाए। लेकिन बेटा हमारे शरीर में ना इक्विलिब्रियम नहीं आना चाहिए। जिस दिन इक्विलिब्रियम आ गया हमारे शरीर में, समझ लो गए, उस दिन हम लोग निपट जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम नहीं आना चाहिए कि तुम सोच रहे हो कि मैम सोडियम आयंस बाहर ज़्यादा है, पोटेशियम आयंस अंदर ज़्यादा हैं, लीकी चैनल्स हैं, इनके थ्रू क्या हो रहा है, सोडियम एंड पोटेशियम आयंस अपने अपने क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से जो है ना आ जा रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। नहीं आना चाहिए, यही तो बोल रही हूँ मैं। तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पर लगे होते हैं बेटा सोडियम पोटेशियम पंप। क्या लगे होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप लगे होते हैं। अब ये पंप क्या करता है, ये पंप 3 सोडियम आयंस को एक बार में, मतलब 3 सोडियम आयंस को बाहर फेंकेगा और 2 पोटेशियम आयंस को अंदर फेंकेगा। जैसे कि हुआ क्या, तुम्हारे घर का जो दरवाजा है, ठीक है, वो खुला हुआ था। अब कभी तुम आ रहे हो पानी पीने के लिए, कभी तो कोई तुम्हारा दोस्त आ रहा है ना, बाहर जा रहे हो अंदर जा रहे हो। ये होता है ना कि अपन को खेलते खेलते प्यास लग जाती है, ठीक है, तो जो है ना बार बार घर के अंदर बाहर हो रहा है, मम्मी बार बार मना करेंगी, देखो एक बार जो है ना पानी भर लो बॉटल में और निकल जाओ यहाँ से, बार बार जो है ना आना जाना मत करो। लेकिन बच्चे मानते नहीं है ना, गेट खोला है तो कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है। तो बेटा लीकी चैनल्स जो होता है, अरे कहाँ चला जाता है बार बार, हाँ, जो लीकी चैनल्स होते हैं, रुको ज़रा मैं एक बार इसको ठीक करूँ, कहाँ गया, हाँ जी बेटा जी, यहाँ देखो, जो लीकी चैनल्स होते हैं ये बिल्कुल घर के दरवाजों के समान होते हैं, हमेशा खुले रहते हैं। तो सोडियम आयंस अंदर आ रहे हैं, पोटेशियम आयंस बाहर निकल रहे हैं, है ना, मतलब चल रहा है, डिफ्यूजन चल रहा है, लेकिन इक्विलिब्रियम नहीं आना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, जब मतलब जब तुम लोग जब बहुत ज़्यादा ही अंदर बाहर करोगे, तुम और तुम्हारे दोस्त, तो फिर क्या होता है, मतलब कुछ दोस्त तुम्हारे घर के अंदर बैठे हुए हैं, तुम बाहर हो, कुछ बाहर भी बैठे हुए हैं, तो फिर मम्मी क्या करेंगी, मम्मी पकड़ेंगी यहाँ से कान, ठीक है, तुम्हारे भी और तुम्हारे दोस्तों के भी। तुम्हारे दोस्तों को निकालेंगी वो घर से बाहर और तुम्हें लेके आएंगी घर के अंदर और उठा करके जो है ना दरवाज़ा बंद कर देंगी। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप कुछ ऐसा ही होता है कि सोडियम आयंस क्या कर रहे थे, बाहर से अंदर आ रहे थे लीकी चैनल्स के थ्रू। तो ये क्या करेगा, एक बार में 3 सोडियम आयंस को उठा करके बाहर फेंकेगा, और पोटेशियम आयंस बेटा बाहर जा रहे थे, है ना, लीकी चैनल्स के थ्रू, तो एक बार में 2 पोटेशियम आयंस को अंदर फेंकेगा। तो ये होता है सोडियम पोटेशियम पंप, बिल्कुल मम्मी की तरह, कि मम्मी क्या करती हैं, दोस्तों को उठा के बाहर फेंका और तुम्हें बुला करके, मतलब तुम्हारे कान पकड़ करके अंदर लेकर के आए। तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा, एक बार में 3 सोडियम आयंस को बाहर फेंकेगा, क्योंकि सोडियम आयंस अंदर आ रहे थे और क्योंकि पोटेशियम आयंस बाहर जा रहे थे, तो एक बार में वो 2 पोटेशियम आयंस को अंदर भी लेकर के आएगा, ताकि इक्विलिब्रियम ना आ सके। वो सोडियम पोटेशियम पंप बेटा ज़रूरी होते, क्योंकि लीकी चैनल्स हमेशा खुले रहेंगे। तो सोडियम पोटेशियम आयंस क्या करेंगे, अपने अपने कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से जो ना अंदर बाहर करेंगे, इक्विलिब्रियम आ सकता है, ऐसा ना हो, इसीलिए ये सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम आयंस को अंदर फेंकेगा, पोटेशियम आयंस को, सोडियम आयंस को बाहर फेंकेगा और पोटेशियम आयंस को अंदर फेंकेगा। आई बात समझ में। ये पूरा बेटा तब का खेल है जब तक स्टिमुलस नहीं आया है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ फिर से, एक्सोलेमा के अंदर की तरफ नेगेटिव आयन ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। बाहर की तरफ पॉजिटिव आयन ज़्यादा है, इसलिए एक्सोलेमा के आप बोल सकते हो कि बाहर की तरफ क्या हो गया है, पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा है, बाहर सोडियम आयंस ज़्यादा है।
लीकी चैनल्स हैं, उनके थ्रू क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से सोडियम आयंस अंदर आते जाएंगे, पोटेशियम आयंस बाहर निकलते जाएंगे। लेकिन एक होता है सोडियम पोटेशियम पंप, वो क्या करता है, सोडियम आयंस को बाहर फेंकेगा, पोटेशियम आयंस को अंदर लेकर के आएगा। एक बार में तीन सोडियम आयंस बाहर और 2 पोटेशियम आयंस अंदर, एक्सोलेमा के अंदर। ठीक है, ये तक की बात है जब स्टिमुलस नहीं पहुंचा है। अब देखो क्या हुआ, अब हुआ ये बेटा कि स्टिमुलस फाइनली आ गया अंदर। अच्छा हाँ, एक और चीज जो तुमको यहाँ पे याद रखनी है, जब भी बेटा कुछ इस तरीके से चार्जेस डेवलप हो जाते हैं ना, जब भी कुछ इस तरीके से चार्जेस वगैरह डेवलप हो जाते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो यहाँ पर आ जाता है पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। अब पोटेंशियल हो सकता है कि तुम्हें अभी समझ में ना आए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अभी तक हमने फिजिक्स में पढ़ा नहीं है, लेकिन बहुत जल्द पढ़ेंगे, तो वहाँ पर तुमको पोटेंशियल का मतलब मैं अच्छे से समझाऊंगी। अभी के लिए तुम इतना समझ लो कि जब भी चार्जेस में आप बोल सकते हो कि डिफरेंस आता है, कि नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, लाइक दैट, तो एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। यहाँ पर भी एक्सोलेमा के अक्रॉस भी एक पोटेंशियल जनरेट हुआ है, कितना, -70 मिलीवोल्ट का। क्योंकि देखो ना, यहाँ पर भी तो चार्जेस का खेल हुआ ना, अंदर नेगेटिव, एक्सोलेमा के अंदर की तरफ नेगेटिव चार्जेस, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस, तो यहाँ पर भी चार्जेस का एक वो डेवलप, मतलब चार्जेस का यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट हुआ, और चार्जेस के उसी डिफरेंस के कारण यहाँ पर एक आ गया पोटेंशियल। एक्सोलेमा के अक्रॉस एक पोटेंशियल डेवलप हो गया, कितना, -70 मिलीवोल्ट का, और इसे हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसे हम बोलते हैं, मतलब पोटेंशियल तो है लेकिन नाम क्या पड़ गया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्यों बोल रहे हैं इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, क्योंकि बेटा अभी तक तो स्टिमुलस आया ही नहीं है ना, अभी तक तो न्यूरॉन में इम्पल्स जनरेट हुई ही नहीं है, सिग्नल जनरेट हुआ ही नहीं है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि अभी ये जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन जो है, एक्सोलेमा, ये अभी रेस्ट कर रही है। इसलिए रेस्टिंग स्टेट में जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है अक्रॉस दी एक्सोलेमा, उसको अपन बोल देते हैं क्या, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। आई बात समझ में, कितना, -70 मिलीवोल्ट का। अब सुनो आगे की बात। अब फाइनली देखो हुआ क्या, स्टिमुलस आ गया, ठीक है। एक बार फिर से यहां पर मैं बनाना चाहूंगी, अच्छा अभी के लिए मैं इस एक्सॉन को 2-3 बेटा पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि एक्सॉन लिटरली 2-3 पार्ट्स में से डिवाइडेड रहता है, ऐसा नहीं है। अभी समझाने के लिए कि इम्पल्स जनरेट कैसे होगी, उसका कंडक्शन कैसे होगा, वो समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एक्सॉन को क्या करा है, 2-3 पार्ट में, ऐसे फिजिकली डिवाइड नहीं किया, बस ऐसे ही डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर तुमको देखो एक्सॉन के 2-3 पार्ट दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 लाइक दैट, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, स्टिमुलस आ गया बेटा। अच्छा, स्टिमुलस को सबसे पहले रिसीव कौन करता है? आप बोलोगे कि मैम सेंस ऑर्गन पर जो आपने कहा था रिसेप्टर्स बैठे होते हैं, वही क्या करते हैं, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब स्टिमुलस आ जाता है बॉडी के अंदर, तो फिर उसको सबसे पहले कौन रिसीव करेगा? तो आप बोलोगे कि मैम न्यूरॉन, आपने कहा था स्टिमुलस कहाँ जाएगा, न्यूरॉन के पास, एग्जैक्टली। लेकिन न्यूरॉन का भी कौन सा पार्ट है जो सबसे पहले स्टिमुलस को रिसीव करेगा? स्टिमुलस आ तो गया है, अल्टीमेटली वो न्यूरॉन में ही जाएगा, बट न्यूरॉन का कौन सा पार्ट जो स्टिमुलस को सबसे पहले रिसीव करेगा? तो वो होंगे डेंड्राइट्स, ठीक है, डेंड्राइट्स। तो ये देखो, ये है स्टिमुलस जो आ गया है किसके पास, डेंड्राइट्स के पास। किसके पास? डेंड्राइट्स के पास, ठीक है। अब डेंड्राइट से क्या होगा? डेंड्राइट्स से ये स्टिमुलस आगे आएगा, कहाँ? सेल बॉडी में। भाई तुमको पूरा स्ट्रक्चर न्यूरॉन का याद होना चाहिए बेटा, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल्स, सिनैप्टिक नॉब्स, ये पूरा तुमको याद होना चाहिए, ठीक है। तो स्टिमुलस सबसे पहले कहाँ आया? डेंड्राइट्स के पास आया, ठीक है। ये देखो डेंड्राइट्स के पास। अब डेंड्राइट्स से कहाँ जाएगा स्टिमुलस? वो जाएगा यहाँ सेल बॉडी में, ठीक है। कहाँ? सेल बॉडी में। सेल बॉडी से कहाँ जाएगा? सेल बॉडी से अल्टीमेटली वो स्टिमुलस पहुंचेगा एक्सॉन के पास। डेंड्राइट्स ने क्या करा? सबसे पहले स्टिमुलस को रिसीव किया, फिर वहां से आगे फेंका, कहाँ? सेल बॉडी के पास, साइटोन के पास। साइटोन से अब वो स्टिमुलस कहाँ पहुंचेगा?
एक्सॉन की बात। तो देखो ये पहुंच गया है स्टिमुलस एक्सॉन के पास। एक्सॉन के पास भी कहाँ? तो एक्सॉन का आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट। सबसे पहले ये वाले पार्ट के पास देखो क्या आया है, स्टिमुलस आया। तो यहाँ पे मैं लिख दूं स्टिमुलस आया एक्सॉन के पास। एक्सॉन के पास देखो कुछ इस तरीके से स्टिमुलस आ गया है, ठीक है। अब जैसे ही बेटा एक्सॉन के ये वाले पार्ट के पास स्टिमुलस आएगा ना, इस वाले पार्ट में एक्सॉन के अब आपको मेजर चेंजेस होते हुए देखेंगे। जब तक स्टिमुलस नहीं आता है तब तक एक्सॉन का पूरा क्या हाल होता है वो मैंने आपको बता दिया कि एक्सोलेमा के अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, है ना। एक्सोलेमा के अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज। ये तब की बात है बेटा, प्लीज ध्यान रखना, जब स्टिमुलस नहीं आया होता है, ये तब की बात होती है कि अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज। अंदर जो है पोटेशियम आयन ज़्यादा है, बाहर जो है सोडियम आयन ज़्यादा है। लीक की चैनल्स खुले पड़े हैं, तो सोडियम आयन्स बाहर के अंदर आ रहे हैं, पोटेशियम आयन्स अंदर के बाहर निकल रहे हैं। सोडियम पोटेशियम पंप चल रहा है जो एक बार में 3 सोडियम आयन्स को बाहर निकाल के फेंकेगा, 2 पोटेशियम आयन्स को अंदर लेकर के आएगा। ये तब की बात है जब स्टिमुलस नहीं आया होता है। पूरी एक्सॉन में बेटा तब यही चल रहा होता है। और क्योंकि यहाँ पे चार्जेस का डिफरेंस है तो एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है अक्रॉस दी एक्सोलेमा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कितना? -70 मिलीवोल्ट का। अब क्या हुआ, एक्सॉन के ये वाले पार्ट में आ गया स्टिमुलस। तो जैसे स्टिमुलस आता है बेटा, ये वाले पार्ट में, एक्सॉन के ये वाले पार्ट में आपको मेजर चेंजेस होते हुए दिखते हैं। क्या मेजर चेंजेस? सबसे पहला चेंज होता है बेटा कि सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो जाता है। यानी कि स्टिमुलस सबसे पहले आकर के क्या करेगा, एक्सॉन के ये वाले पार्ट में जो सोडियम पोटेशियम पंप लगा होता है ना, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ क्योंकि मुझे ड्रॉ करने के लिए जगह चाहिए। चलो यहाँ देखो, हाँ जी। तो ये वाले पार्ट में आए सबसे पहले स्टिमुलस एक्सॉन के, ठीक है। यहाँ पर आकर के सबसे पहले क्या करेगा, ये सोडियम पोटेशियम जो पंप था, सोडियम पोटेशियम पंप था, उसको रोक देगा। सोडियम पोटेशियम पंप रुक जाएगा। अब आप बोलोगे कि मैम यदि सोडियम पोटेशियम पंप रुक गया तो फिर तो गड़बड़ हो सकती है। क्यों भाई? लीकी चैनल्स जो होते हैं वो तो हमेशा खुले रहते हैं बेटा, वो कभी भी बंद नहीं होंगे। लीकी चैनल्स हमेशा खुले रहते हैं, लीकी चैनल्स हमेशा खुले रहते हैं, यानी कि हमेशा इनसे सोडियम आयंस अंदर आते रहेंगे और बाहर निकलते रहेंगे पोटेशियम आयंस, क्योंकि बाहर सोडियम आयन ज़्यादा है, अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा है। तो डिफ्यूजन से क्या होगा, बाहर की सोडियम आयंस अंदर आएंगे और अंदर के जो पोटेशियम आयंस हैं वो बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो होता ये है कि जैसे ही ये स्टिमुलस आता है एक्सॉन के ये वाले पार्ट में, बेटा सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो चलना बंद हो जाता है। तो आप बोलोगे कि मैम ऐसे तो फिर ये जो लीकी चैनल्स हैं ये खुले रहेंगे, बाहर के सोडियम आयंस अंदर आएंगे, अंदर के पोटेशियम आयंस बाहर निकलेंगे, तो ऐसा तो इक्विलिब्रियम आएगा। नहीं आएगा। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना बेटा 2 और चैनल्स लगे होते हैं और उनका नाम होता है सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स। मतलब एक तरह के चैनल्स होते हैं जो होते हैं सोडियम आयंस के लिए, और एक तरह के चैनल्स होते हैं जो होते हैं पोटेशियम आयंस के लिए। 2 तरह की, मैंने आपको पहले कहा था ना कि एक्सोलेमा की एंटायर आप बोल सकते हो कि लेंथ में कई तरह के चैनल्स होते हैं। लीकी चैनल्स हो गए हैं, सोडियम पोटेशियम पंप हो गया है। अब यहाँ पर आपको 2 मैंने और गिनवा दिए हैं चैनल्स, सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस के लिए 2 और चैनल, ठीक है। अब अभी क्या होता है, जब स्टिमुलस ये वाले पार्ट में आया है तो ये जो पोटेशियम आयंस के जो आपको दिख रहा है जो आपको चैनल, ये तो फिलहाल बंद रहता है। लेकिन जैसे ही स्टिमुलस आया एक्सॉन के ये वाले पार्ट में, सबसे पहले क्या हुआ, सोडियम पोटेशियम पंप रुक गया और सोडियम आयंस का ये जो चैनल था बेटा ये खुल गया। सोडियम आयंस का चैनल खुल गया। तो अब क्या होगा, अब और भी ज़्यादा सोडियम आयंस अंदर आएंगे। बेटा लीकी चैनल्स देखो,
एक तो होता है नल खोल देना, बाल्टी आपकी बहुत जल्दी भर जाएगी, और एक होता है कि नल लीक कर रहा है तो ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या होगा, पानी गिरेगा, उससे बाल्टी थोड़ी देर बाद भरेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, लीकी चैनल से भी सोडियम आयंस अंदर आएंगे लेकिन उतने नहीं आएंगे, पोटेशियम आयंस बाहर निकलेंगे लेकिन उतने नहीं निकलेंगे ना, थोड़े बहुत निकलेंगे। लेकिन जहाँ ये सोडियम आयंस का बेटा चैनल खुल गया, फिर तो क्या हो गया, नल खुलने से क्या होता है, भरभरा के पानी आता है ना। तो जैसे ही स्टिमुलस आएगा एक्सॉन के ये वाले पार्ट में, ये दो चीज़ें हो जाएंगी बेटा, एक तो पोटेशियम सोडियम पंप बंद हो जाएगा, दूसरा सोडियम आयंस का चैनल खुल जाएगा, जिससे कि भरभरा के बाहर से सोडियम आयंस अंदर आते जाएंगे। बेटा सोडियम आयंस क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस होता है ना, बाहर के इतने सारे पॉजिटिव आयंस बेटा अंदर आ रहे हैं, तो अब क्या होगा, अंदर एक्सोलेमा के अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा ना। खुद सोचो ना, तुम्हारे आसपास तुम्हारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बहुत पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। अब तुम्हारा एक एक करके पॉजिटिव फ्रेंड तुमसे दूर जा रहा है, तो जहाँ पर तुम्हारे पॉजिटिव फ्रेंड्स जा रहे होंगे वहाँ पर पॉजिटिविटी हो जाएगी, और तुमसे तुम्हारे पॉजिटिव फ्रेंड्स दूर जा रहे तो तुम्हारे अंदर क्या होगी, तुम्हारे आसपास क्या होगी, नेगेटिविटी आ जाएगी कि नहीं आएगी। तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है, जिस पार्ट में एक्सॉन की स्टिमुलस पहुंचा है बेटा, मैं केवल उस पार्ट की बात कर रही हूँ, देखो मैं आगे की बात तो कर ही नहीं रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो गया, सोडियम आयंस का चैनल खुल गया, तो लीकी चैनल से सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस का अंदर बाहर हो ही रहा था, लेकिन अब क्योंकि सोडियम आयंस के चैनल खुल गए हैं तो अब भरभरा करके बाहर के सोडियम आयंस अंदर आएंगे। तो सोडियम आयंस क्योंकि पॉजिटिव आयंस हैं, तो सोडियम आयंस बेटा पॉजिटिव आयंस हैं, वो बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो एक्सोलेमा के अंदर की तरफ क्या होगा, ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और क्योंकि सोडियम आयंस पॉजिटिव आयंस हैं, वो बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, मतलब कि बाहर क्या हो रहा है, पॉजिटिव आयंस कम हो रहे हैं, बाहर पॉजिटिव आयंस कम हो रहे हैं, इसका मतलब क्या कि बाहर नेगेटिविटी बढ़ रही है ना, इसका मतलब एक्सोलेमा के अब बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। आप बोलोगे कि मैम ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया, जब तक स्टिमुलस नहीं आया था तब तक क्या था, एक्सोलेमा की बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज। अब देखो मैम, एक्सॉन का वो वाला पार्ट जहाँ पर स्टिमुलस आया वहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो गया, अब एक्सोलेमा की बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज आ गए और बाहर अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गए। क्यों? क्योंकि स्टिमुलस के आने के कारण सोडियम आयंस का चैनल खुल गया, तो भरभरा करके बाहर से क्या हो रहा है, सोडियम आयंस अंदर आ रहे हैं, बाहर से पॉजिटिव आयंस अंदर आ रहे हैं, तो अंदर पॉजिटिव आयंस बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी बढ़ रही है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, और क्योंकि पॉजिटिव आयंस बाहर से अंदर आ रहे हैं तो बाहर पॉजिटिव आयंस कम हो गए हैं, पॉजिटिविटी कम हो गई है, इसका मतलब नेगेटिव आयंस, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, कहाँ, एक्सोलेमा के बाहर की तरफ। एक बार फिर से क्या हुआ है बेटा, चार्जेस के आप बोल सकते हो कि बीच में डिफरेंस आ गया है, चार्जेस के बीच में डिफरेंस आ गया है, और जब भी चार्जेस के बीच में डिफरेंस आता है बेटा एक पोटेंशियल स्टेब्लिश होता है कि नहीं होता। यहाँ पर भी तो मैंने आपको बताया था ना कि जब भी चार्जेस के बीच में डिफरेंस आ जाए एक पोटेंशियल आ जाएगा एग्जिस्टेंस में, यहाँ पर था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अब यहाँ पर भी तो बेटा चार्जेस के बीच में एक बार फिर से डिफरेंस आया कि नहीं, तो यहाँ पर एक बार फिर से पोटेंशियल जनरेट होगा और उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। कितना होता है वैसे तो तुम्हारी किताब में नहीं लिखा हुआ है, पर फिर भी सुन लो जानकारी के लिए, +40 मिलीवोल्ट का। आप बोलोगे कि मैम क्या एंटायर एक्सॉन की लेंथ में ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है? नहीं, एक्सॉन का ये वाला पार्ट, केवल बेटा ये वाला पार्ट जहां पर स्टिमुलस आया है, सिर्फ ये वाले पार्ट की कहानी मैं आपको बता रही हूँ। आप बोलोगे कि मैम फिर एक्सॉन के जो बाकी आगे के जो पार्ट्स हैं उनका क्या, तो बेटा आगे वाले पार्ट्स की कहानी वही है जो पहले थी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली। ये समझते जाओ कि जैसे जैसे स्टिमुलस आगे बढ़ता जाएगा ना, बदलाव आपको दिखने शुरू होते जाएंगे। जब स्टिमुलस नहीं आया था तो ये था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब स्टिमुलस आया तो एक्सॉन के जिस पार्ट पर आया है स्टिमुलस उस पार्ट में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और जो एक्सॉन के जो बाकी सारे पार्ट्स हैं उन बाकी सारे पार्ट्स में बेटा अभी भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ही रहेगा। यानी कि ये वाले पार्ट्स, एक्सॉन के आगे वाले पार्ट्स जहाँ पर अभी स्टिमुलस नहीं पहुँचा है
वहाँ पर अभी भी क्या है, एक्सोलेमा के अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है, बाहर की तरफ वही पॉजिटिव चार्ज है। सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ पर चल ही रहा है, ठीक है। तो 3 सोडियम आयंस बाहर जा रहे हैं, 2 पोटेशियम आयंस एक बार में अंदर आ रहे हैं, लीक की चैनल्स बढ़िया चल ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। बात समझ में आई? बदलाव तुमको कहाँ देखने को मिला? एक्सॉन की वो वाले पार्ट में जहां पर सबसे पहले स्टिमुलस आया है। स्टिमुलस के आने के पहले क्या था? एक्सोलेमा के बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज, चार्जेस में डिफरेंस था, इसीलिए पोटेंशियल क्रिएट हो गया। कितना? -70 मिली वोल्ट का, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अक्रॉस दी एक्सोलेमा। सोडियम पोटेशियम पंप चलते हैं, लीकी चैनल्स हमेशा खुले रहते हैं। यहाँ पर वो जो सोडियम और पोटेशियम आयंस के जो होते हैं ना चैनल्स, वो बंद रहते हैं इस समय, ठीक है। बस ये सोडियम पोटेशियम पंप चलता है और ये लीकी चैनल्स तो हमेशा खुले रहेंगे। तो बाहर के सोडियम आयंस अंदर आएंगे, अंदर के पोटेशियम आयंस बाहर जाएंगे, लेकिन ये सोडियम पोटेशियम पंप इक्विलिब्रियम नहीं आने देता, ठीक है। लेकिन जैसे ही स्टिमुलस आया, सबसे पहले वो क्या करेगा, आकर के सोडियम पोटेशियम पंप को बंद कर देगा, सोडियम आयंस का जो चैनल था वो खोल देगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलाउंग बाहर के सोडियम आयंस अंदर आते जाएंगे, स्पीड में आते जाएंगे। तो क्योंकि अब इतने सारे सोडियम आयंस अंदर आ रहे हैं, तो अंदर पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, तो एक्सोलेमा के अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। एक बार फिर से चार्जेस के बीच में डिफरेंस आया है, तो पोटेंशियल बन जाएगा। कितना बनेगा इस बार? +40 मिली वोल्ट का, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। यानी कि एक्सॉन का वो वाला पार्ट जहां पर स्टिमुलस आया है, वहां पर जनरेट हो गया एक्शन पोटेंशियल। और बेटा जब भी एक्शन पोटेंशियल बनता है, जनरेट होता है, तो मान के चलो इम्पल्स जनरेट हो गई। मेजर पार्ट लेक्चर का यहीं पर खत्म हुआ। अब आगे की कहानी तो बहुत आसान है। क्या बोला मैंने कि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, समझ जाना कि इम्पल्स जनरेट हो गई भाई। इसी को कहते हैं इम्पल्स का जनरेशन। इम्पल्स जनरेट हो गई। इम्पल्स को अपन ने सबसे पहले क्या नाम दिया था? सिग्नल बोला था ना। तो बेटा मान लो कि जो सिग्नल है वो जनरेट हो गया। सिग्नल को सबसे पहले जनरेट करना होता है, तब तो जाके वो आगे बढ़ेगा, कंडक्ट होगा, ट्रांसमिट होगा। अगर सिग्नल ही नहीं बना, इम्पल्स ही नहीं बनी, तो काय का कंडक्शन और ट्रांसमिशन? समझे? तो बधाई हो बेटा, यहाँ पर क्या हुआ है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, मतलब कि इम्पल्स यानी कि सिग्नल जनरेट हो गया। तो एक टॉपिक तुमको समझ में आ गया, इम्पल्स का जनरेशन। अब बात आती है उसके कंडक्शन की। तो उसका कंडक्शन कैसे होगा? फिलहाल एक्सॉन के ये वाले पार्ट में एक्शन पोटेंशियल है और आगे के जो पार्ट्स हैं उनमें अभी भी क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ही चल रहा है ना। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ही आगे चल रहा है। यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल है और यहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चल रहा है। अब क्या होगा बेटा, ये जो एक्शन पोटेंशियल आपको एक्सॉन के ये वाले पार्ट में दिख रहा है ना, अब एग्जैक्टली यही चीज नेक्स्ट वाले पार्ट में भी होगी। ऐसा थोड़ी कि बस एक्सॉन के एक पार्ट में जो है ना हो गया, आगे के पार्ट, अरे नहीं यार। एक्सॉन के ये वाले पार्ट में यदि एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ है, तो अब जो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट होगा ना, ये वाला, बेटा इस नेक्स्ट वाले पार्ट में भी एग्जैक्टली ऐसे ही एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। तो जब एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन के एक पार्ट से निकल करके दूसरे पार्ट में डेवलप हो, दूसरे से तीसरे में डेवलप हो, तीसरे से चौथे में डेवलप हो, तो इसको अपन बोलते हैं ना कि एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ रहा है। एक्शन पोटेंशियल को ही अपन क्या बोलते हैं, इम्पल्स। तो अगर एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ेगा तो अपन क्या बोलेंगे, इम्पल्स आगे बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है, मतलब इम्पल्स का कंडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। इम्पल्स का जनरेशन समझ में आ गया ना कि एक्शन पोटेंशियल बना मतलब इम्पल्स जनरेट हो गई। अब कंडक्शन का मतलब क्या है कि एक्सॉन, क्योंकि एक्सॉन तो बहुत लंबा होता है, तो एक्सॉन की एंटायर लेंथ में, एक्सॉन की जब आप बोल सकते हो कि एंटायर लेंथ में इम्पल्स ट्रैवल करती है, तो उसको अपन बोलते हैं इम्पल्स का कंडक्शन। और जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्स जाती है, तो उसको अपन ट्रांसमिशन बोलते हैं।
तो कंडक्शन और ट्रांसमिशन में फ़र्क है क्या? जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्स जाए दैट इज़ ट्रांसमिशन, और जब एक ही न्यूरॉन में इम्पल्स ट्रैवल करे दैट इज़ कंडक्शन। तो अभी तो एक्सॉन के ये वाले पार्ट में क्या हुआ है, एक्शन पोटेंशियल आया है, ठीक है। अब यही एक्शन पोटेंशियल नेक्स्ट वाले पार्ट में भी आएगा, फिर उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में भी आएगा, फिर उसके, तो जैसे जैसे ये एक्शन पोटेंशियल बेटा आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ये एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ेगा एक्सॉन की लेंथ में, तो हम बोलेंगे क्या, इम्पल्स भी आगे बढ़ेगी, मतलब इम्पल्स का कंडक्शन होगा, ठीक है। अब देखो एक्शन पोटेंशियल आगे कैसे बढ़ता है, थोड़ा सा मैं आपको, मतलब आगे जो ये बढ़ रहा है वो आपको समझ में आया? देखो कैसे, ठीक है। पहले ये वाले पार्ट में एक्शन पोटेंशियल आया था, अब मैंने क्या बोला, अब जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ये वाला एक्सॉन का, यहाँ पर आ जाएगा वही एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल कैसे आता है, जब वही सोडियम आयंस के चैनल खुल जाते हैं तो बाहर के सोडियम आयंस अंदर आ जाते हैं, बाहर के सोडियम आयंस अंदर आ जाते हैं, तो एक्सोलेमा के अंदर की तरफ ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और बाहर की तरफ ढेर सारा, एक्सोलेमा के बाहर की तरफ ढेर सारा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। चार्जेस में डिफरेंस हुआ, पोटेंशियल आ गया, कौन सा पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, कितना, +40 मिली वोल्ट का। तो पहले पोटेंशियल यहाँ था एक्शन पोटेंशियल, अब कहाँ आ गया, नेक्स्ट वाले पार्ट में आ गया, ठीक है। तो आपने देखा कि कुछ इस तरीके से जो एक्शन पोटेंशियल है वो आगे बढ़ रहा है एक्सॉन में, मतलब कि इम्पल्स आगे बढ़ रही है ना, इम्पल्स का कंडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब जरा यहाँ देखो, आप बोलोगे कि मैम पहले तो ये वाले पार्ट में था एक्शन पोटेंशियल, अब आगे बढ़ रहा है, यहाँ से भी तीसरे पार्ट में जाएगा, लेकिन ये वाले पार्ट का क्या होगा, मतलब जो पार्ट में एक्शन पोटेंशियल पहले था उससे तो एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ चुका है, तो अब पिछले वाले पार्ट का क्या होगा, तो बेटा पिछले वाले पार्ट में ना दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। कैसे, अब यहाँ पर देखो होगा क्या, मैंने आपको बताया था कि दो तरह के चैनल्स होते हैं, सोडियम आयंस एंड पोटेशियम आयंस। लीकी चैनल्स तो यहाँ पर भी खुले ही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, लीकी चैनल्स तो यहाँ भी खुले रहेंगे, मतलब वही सोडियम आयंस बाहर, सोडियम आयंस अंदर आएंगे, इनसे सोडियम आयंस इनसे अंदर आएंगे, पोटेशियम आयंस इनसे बाहर निकलेंगे, है ना, ये तो खुलते रहते हैं, मतलब खुले रहते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर बेटा पोटेशियम आयंस का चैनल खुल जाएगा, और इस पोटेशियम आयंस के चैनल के खुलने से क्या होगा, अच्छा उसके अलावा यहाँ पर वो जो थे ना सोडियम पोटेशियम पंप बेटा, वो भी दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या करता है पंप, 3 सोडियम आयंस को बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम आयंस को अंदर लेकर के आता है कि नहीं। तो यहाँ पर भी बेटा एग्जैक्टली वही होने वाला है, ठीक है। हाँ जी, तो ये जो पोटेशियम आयंस का जो आपको चैनल दिख रहा है बेटा, ये आप बोल सकते हो कि दोबारा से मतलब खुल जाएगा, और जहाँ ये खुला तो अब क्या होगा, एक्सोलेमा के अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा फिर से, और बाहर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। मैंने क्या बोला, जब स्टिमुलस नहीं आया था तब ऐसा था, जब स्टिमुलस आया एक्सॉन के पहले वाले पार्ट में तो यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया, बाहर आ गया पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ढेर सारा, है ना, एक्सोलेमा के बाहर आ गया ढेर सारा नेगेटिव चार्ज, और बाहर आ गया नेगेटिव चार्ज, और अंदर आ गया ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या हुआ है, ये एक्शन पोटेंशियल नेक्स्ट पार्ट में स्विच कर गया, मूव कर गया, तो जो पहला वाला पार्ट था वो बैक टू नॉर्मल कैसे होगा, यहाँ पर क्या हुआ था, सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो गया था, तो अब वो चलना शुरू हो जाएगा, सोडियम आयंस का जो चैनल था वो खुल गया था, अब वो यहाँ पे बंद हो जाएगा, बल्कि अब क्या होगा, पोटेशियम आयंस का जो चैनल है बेटा वो खुल जाएगा, और फिर उस चक्कर में क्या होगा, एक बार फिर से एक्सोलेमा के अंदर की तरफ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और बाहर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पर फिर से क्या होगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ जाएगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मतलब वही चीज़ें बैक टू नॉर्मल होती जाएंगी,
आई बात समझ में? अब क्या होगा, जब ये एक्शन पोटेंशियल नेक्स्ट वाले पार्ट में जाएगा, मतलब वही इम्पल्स आगे बढ़ेगी, तो ये भी क्या होगा, बैक टू नॉर्मल, मतलब यहाँ पे फिर से क्या होगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मतलब ये वाले पार्ट में आ जाएगा एक्शन पोटेंशियल, और ये वाले पार्ट में क्या होगा, दोबारा से ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ जाएगा। आई बात समझ में? ये हो गया इम्पल्स का जनरेशन और कंडक्शन। बात आई समझ में कि इम्पल्स का जनरेशन कैसे हुआ? बस इतना समझ लो कि जहाँ चार्जेस में डिफरेंस आया, एक पोटेंशियल जो है बेटा क्रिएट हो जाता है। जब स्टिमुलस नहीं आता है उस समय जो पोटेंशियल डेवलप्ड रहता है अक्रॉस दी एक्सोलेमा, उसको अपन बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और जहाँ स्टिमुलस आया, एक बार फिर से चार्जेस में फेरबदल होती है, एक्सोलेमा के अंदर पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, तो उस समय जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको अपन बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल। और वो जो एक्शन पोटेंशियल बेटा जनरेट हुआ, तो समझ जाना वही है क्या, अपनी इम्पल्स यानी कि सिग्नल। इम्पल्स जनरेट हो जाती है, फिर यही एक्शन पोटेंशियल क्या होगा बेटा, जो एक्सॉन है उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट पार्ट में क्या करेगा, मूव करेगा। जैसे कि ये वाले पार्ट में सबसे पहले ये वाले पार्ट में डेवलप हुआ एक्शन पोटेंशियल, फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, यानी कि इम्पल्स आगे बढ़ती जाएगी, मतलब इम्पल्स का कंडक्शन होता जाएगा। जैसे जैसे एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ता जाता है, जो पीछे वाले पार्ट्स होते हैं एक्सॉन के, वो बैक टू नॉर्मल होते जाते हैं, मतलब कि उनमें दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, इस तरीके से एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, मतलब कि इम्पल्स जो है वो आगे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। अब हुआ क्या कि इम्पल्स फाइनली पहुंच गई है यहाँ सिनेप्टिक नॉब्स तक। अब बेटा तुम्हें क्या लगता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या पूरा एक न्यूरॉन होगा क्या? नहीं, न्यूरॉन लंबे होते हैं लेकिन इतने भी नहीं होते ना, मतलब एक के पीछे एक न्यूरॉन लगे होते हैं, यानी कि एक न्यूरॉन में जो इम्पल्स जनरेट हुई, जो उसका कंडक्शन हुआ है बेटा, अब वो इम्पल्स जो इसके आगे वाली न्यूरॉन है उसमें भी तो जाएगी ना। कैसे जाएगी, उसको अपन बोलेंगे ट्रांसमिशन। आ जाओ वो भी देख लेते हैं फटाफट, बस अब 5 मिनट का रह गया है बेटा, मेजर पार्ट अपना हो चुका है। देखो ये है न्यूरॉन, कौन सा न्यूरॉन, जिसमें अपन ने देखा कि इम्पल्स का जनरेशन हुआ, कंडक्शन हुआ, ठीक है, और इम्पल्स अल्टीमेटली कहाँ आ गई है, यहाँ सिनेप्टिक नॉब्स तक आ गई है। ठीक है, ये देखो इम्पल्स कहाँ से कहाँ आ गई है, इम्पल्स आ गई है ये सिनेप्टिक नॉब के पास आ गई है। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे एक और न्यूरॉन है और उसके डेंड्राइट्स हैं। भाई एक के पीछे एक अरेंज होते हैं ना न्यूरॉन्स, तो जैसे कि ये न्यूरॉन है, इसकी ये क्या है, एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, सिनेप्टिक नॉब्स हैं। तो आगे क्या होगा, नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स होंगे, फिर सेल बॉडी होगी, फिर एक्सॉन होगा, ये एक्सॉन टर्मिनल्स होंगे। ठीक है, अब देखो इम्पल्स कहाँ तक आ गई है, ये एक्सॉन टर्मिनल्स तक, सिनेप्टिक नॉब्स तक। इसको जाना कहाँ है, नेक्स्ट न्यूरॉन के पास जाना है, डेंड्राइट्स में पहुँचना है, यहाँ तक आना है। पर कैसे, आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में ये आपको गैप दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है, ये स्पेस दिख रही होगी आपको, ये इस फ्लूइड फिल्ड स्पेस को अपन बोलते हैं बेटा, दो न्यूरॉन्स के बीच में ये जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस आपको दिख रही है, इसे अपन बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। दो न्यूरॉन्स मतलब वही आगे वाला जो न्यूरॉन है उसके सिनेप्टिक ये नॉब्स, और जो पीछे वाला न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स, है ना, ये डेंड्राइट्स हो गए, ये सिनेप्टिक नॉब्स हो गए पिछले वाले न्यूरॉन के। तो इनके बीच में जो आपको यहाँ पर एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस दिख रही है, इसको अपन बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो यहाँ पर बेसिकली स्पेस है। तो तुमको क्या लगता है, ये जो इम्पल्स है ये कैसे कूद के जाएगी क्या दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के पास? बेटा कूद नहीं सकती है। होता क्या है, ये जो सिनेप्टिक नॉब्स आपको दिख रहे हैं बेटा, इनमें होते हैं सिनेप्टिक वेसाइकल्स। क्या होते हैं, सिनेप्टिक वेसाइकल्स होते हैं। इन सिनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर भरे होते हैं कुछ केमिकल्स, जिनको अपन बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूरो ट्रांसमीटर। समझे, सिनेप्टिक नॉब्स में होते हैं सिनेप्टिक वेसाइकल्स। सिनेप्टिक वेसाइकल्स
के अंदर भरे होते हैं कुछ केमिकल्स जिनको अपन बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। जैसे ही इम्पल्स पहुंचती है ये एक्सॉन टर्मिनल्स तक, सिनेप्टिक नॉब्स के जो वेसिकल्स होते हैं वो बिल्कुल एक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब जैसे ही इम्पल्स पहुंची ना एक्सॉन टर्मिनल्स के पास, नॉब्स में जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं वो एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं। यानी कि अब वो जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर ये जो केमिकल्स भरे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, इनको रिलीज करना शुरू कर देते हैं। यानी कि अब वो न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ आ जाएंगे, वो बेटा बाहर ही आ जाते हैं। बाहर कहाँ, ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट आपको दिख रहा है, ये जो स्पेस आपको दिख रही है, यहाँ पर निकल करके आ जाते हैं कौन, ये न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे ही इम्पल्स आई एक्सॉन टर्मिनल्स के पास, सिनेप्टिक नॉब्स जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं वो हो जाते हैं एक्टिव और वो अपने केमिकल्स को, न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। रिलीज होकर के वो केमिकल्स या न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ जाते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, देखो अभी जो नेक्स्ट न्यूरॉन है बेटा, इसके डेंड्राइट्स के ऊपर लगे होते हैं रिसेप्टर्स। क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर्स लगे होते हैं। ये देखो, ये डेंड्राइट्स है ना, डेंड्राइट्स, इनके ऊपर लगे होते हैं ये रिसेप्टर। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर बेटा आए, जो केमिकल्स आए, ये एक्चुअली इन्हीं रिसेप्टर के ऊपर जाकर के बैठ जाते हैं। मतलब जो पीछे वाला जो न्यूरॉन था, वहाँ के सिनेप्टिक नॉब्स के वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर आए, और जो अगला वाला न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, उन रिसेप्टर्स के ऊपर आकर के बैठ जाते हैं कौन, ये केमिकल्स, बोले तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ठीक है, और जैसे ही ये रिसेप्टर्स के ऊपर आकर के बैठे न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल्स, समझ जाओ बेटा इम्पल्स आ गई। मेन मुद्दा क्या था, मेन मुद्दा था कि हमें इम्पल्स को पहुंचाना है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। कूद के तो पहुंचती नहीं इम्पल्स, क्योंकि दोनों न्यूरॉन्स के बीच में क्या होता है, एक गैप होता है, फ्लूइड्स फिल्ड स्पेस होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो कूद के तो इम्पल्स आती नहीं, आएगी कैसे, तो जैसे ही न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल्स तक पहुंचती है इम्पल्स, सिनेप्टिक नॉब्स में जो वेसिकल्स होते हैं वो हो जाते हैं एक्टिव और वो अपने केमिकल्स, बोले तो न्यूरोट्रांसमीटर, निकालना शुरू कर देते हैं। वो रिलीज होकर के कहाँ जाते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूरॉन की जो डेंड्राइट्स होते हैं बेटा, उनके ऊपर लगे होते हैं रिसेप्टर्स, और एग्जैक्टली उन्हीं रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर के बैठ जाते हैं कौन, ये न्यूरोट्रांसमीटर। तो जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर्स बेटा ये डेंड्राइट्स के रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर के बैठे, रिसेप्टर्स को पता चल जाता है कि भैया कुछ हुआ है। भाई रिसेप्टर्स का तो काम ही होता है ना कुछ रिसीव करना, सेंस करना। तो जैसे ही नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के जो रिसेप्टर्स हैं, डेंड्राइट्स पर जो रिसेप्टर्स हैं, जैसे ही उनके ऊपर आकर के बैठे न्यूरोट्रांसमीटर्स, बेटा नेक्स्ट न्यूरॉन में क्या होता है, वही बिजली आ जाती है, मतलब कि वही इम्पल्स आ जाती है। मतलब बस ये समझ लो कि जैसे ही नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर के बैठ जाते हैं ना वो अपने ये केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, इम्पल्स पहुंच जाती है यहाँ से यहाँ। भाई इम्पल्स मतलब क्या, जानकारी ना। अब वो जानकारी इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में ट्रैवल कर रही है या केमिकल्स के फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि मैम ये आपने बहुत ही कंफ्यूजिंग सा स्टेटमेंट हमारे सामने ला करके रख दिया है, इसका तो हमें मतलब ही समझ में नहीं आ रहा है कि इम्पल्स इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में ट्रैवल करे या केमिकल्स के फॉर्म में ट्रैवल करे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैम इसका तो मतलब ही समझ में नहीं आया स्टेटमेंट का, हम क्या करें। कुछ नहीं करें, देखो मैं समझाती हूँ आपको। बात एक्चुअली बस इतनी सी है कि ना हमने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा नहीं है, हमने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा नहीं है। तो हो सकता है कि आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो पूरा एक कॉन्सेप्ट है वो उतने अच्छे से क्लियर ना हो। अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमने अब तक पढ़ लिया होता ना, तो फिर ये तो समझना आपके लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल रहता। पर ठीक है, अभी नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, आगे पढ़ लेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, ठीक है। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ने के पहले अपन को ये जो टॉपिक है ये तो अपन को आज ही
कंप्लीट करना है, फिनिश करना है, ठीक है। तो बेसिक आइडिया मैं आपको दे रही हूँ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बारे में, मतलब जितना बायोलॉजी के लिए ज़रूरी है उतना तो आज मैं आपको बता ही रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब भी चार्जेस के बीच में डिफरेंस आता है एक पोटेंशियल जो है जनरेट हो जाता है ना। देखो स्टार्टिंग में अपन ने क्या पढ़ा था कि जैसे कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अक्रॉस द एक्सोलेमा, ये कैसे जो है ना जनरेट हुआ था, जब एक्सोलेमा के अंदर की तरफ ढेर सारा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाए और बाहर की तरफ एक्सोलेमा के बाहर की तरफ ढेर सारा जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए, तो देखो ना यहाँ पे चार्जेस के बीच में डिफरेंस आया कि नहीं आया, कि अंदर ढेर सारा नेगेटिव चार्ज और बाहर ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज, तो ये चार्जेस के बीच में डिफरेंस आया कि नहीं आया। जैसे ही चार्जेस के बीच में डिफरेंस आता है बेटा पोटेंशियल पैदा हो जाता है। यहाँ पर जो पोटेंशियल पैदा हुआ था उसको अपन ने नाम दिया था क्या, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का। फिर अपन ने बाद में क्या पढ़ा, एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल भी कैसे पैदा हुआ, कैसे जनरेट हुआ, जब चार्जेस के बीच में डिफरेंस आया, है ना। जब मतलब कि एक्सोलेमा के अंदर की तरफ ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया और बाहर की तरफ जब ढेर सारा नेगेटिव चार्ज आ गया, तो एक बार फिर से क्या हुआ बेटा, अक्रॉस दी एक्सोलेमा हमें एक चार्जेस के बीच में डिफरेंस नज़र आया और उस डिफरेंस के कारण ही एक बार फिर से पोटेंशियल पैदा हो गया। और इस बार जो पोटेंशियल पैदा हुआ अक्रॉस दी एक्सोलेमा उसका हमने नाम क्या रखा, एक्शन पोटेंशियल, है ना। तो ये अपन मतलब बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जहाँ भी चार्जेस के बीच में आपको एक डिफरेंस नज़र आए तो समझ जाना वहाँ पर क्या होगा, एक पोटेंशियल पैदा हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। देखो ना मैंने आपको क्या बताया था, यदि एक्सॉन के ये वाले पार्ट में, एक्सॉन के सपोज पहले वाले पार्ट में एक्शन पोटेंशियल पैदा हुआ है, जनरेट हुआ है, तो तुम्हें क्या लगता है ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये क्या ज़िंदगी भर यही रहेगा क्या? अरे नहीं ना, एक्सॉन के जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं उन नेक्स्ट पार्ट्स में भी तो वो एक्शन पोटेंशियल अरे आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जैसे कि अभी तो यहाँ पर डेवलप हुआ है एक्शन पोटेंशियल, फिर क्या होगा, वो नेक्स्ट वाले पार्ट में जाएगा, आगे खिसकेगा, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, मतलब कि अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन वो एक्शन पोटेंशियल क्या करने वाला है, आगे बढ़ने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले पैदा हुआ था एक्शन पोटेंशियल, फिर वो आगे बढ़ा नेक्स्ट वाले पार्ट में गया, तो नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या हुआ, अब एक्शन पोटेंशियल आ गया, लेकिन जो उसके पहले वाला पार्ट था उसमें क्या होगा, अरे उसमें दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मैंने क्या कहा था, चीज़ें बैक टू नॉर्मल होती जाएंगी, कि अगर यहाँ पर ये वाले पार्ट में सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल आया था तो कभी ना कभी वो नेक्स्ट पार्ट में स्विच करेगा, मूव करेगा, तो जो ये पहला वाला पार्ट है बेटा ये बैक टू नॉर्मल होगा, यानी कि वापस से यहाँ पर क्या होगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टैब्लिश होने वाला है, होके ही रहेगा। अब जैसे कि यहाँ पर आ गया एक्शन पोटेंशियल, अब ये यहाँ से भी आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट पार्ट में जाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट में सपोज यहाँ पर आ गया एक्शन पोटेंशियल, है ना, तो ये वाले पार्ट का क्या होगा, यहाँ पर फिर से चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी, यानी कि दोबारा से ये वाले पार्ट में वो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो डेवलप हो जाएगा। थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द एक्सॉन एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ेगा। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ता है हम बोलते हैं कि देखो इम्पल्स आगे बढ़ रही है एक्सॉन में, मतलब कि इम्पल्स का कंडक्शन हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ एक्सॉन में पहले वाले पार्ट में, समझ लेना कि इम्पल्स जनरेट हो गई। अब एक्सॉन की लेंथ में क्या हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ रहा है, मतलब कि इम्पल्स आगे बढ़ रही है, तो पीछे वाले पार्ट्स में क्या होगा, दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप होता जाएगा, स्टेब्लिश होता जाएगा। तो बेटा देखो ना ये पोटेंशियल में डिफरेंस आया कि नहीं आया भाई। अगर तुम एक्सॉन के इन दोनों पार्ट्स को आपस में कंपेयर करो ना, तो ये वाले पार्ट में क्या है, ये वाले पार्ट में अभी एक्शन पोटेंशियल चल रहा है। मैंने क्या बोला बेटा, तुम फिलहाल एक्सॉन के इन दोनों पार्ट्स को आपस में कंपेयर करो। ये वाले पार्ट में क्या है, एक्शन पोटेंशियल, ये वाले पार्ट में क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। दोनों पोटेंशियल सेम तो नहीं है ना, अलग अलग है कि नहीं है, अलग अलग कोई तो अपन क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल चल रहा है, यहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चल रहा है, तो दोनों पोटेंशियल अलग अलग हुए कि नहीं हुए। तो यहाँ पर बेटा पोटेंशियल डिफरेंस आया कि नहीं आया, पोटेंशियल डिफरेंस आया कि नहीं आया। और जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आया बेटा करंट लपक के पैदा हो जाता है। अभी तक तुमको मैंने इम्पल्स की प्रॉपर डेफिनेशन बताई नहीं है। इम्पल्स को एक्चुअली अपन इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं। अभी जब डेफिनेशन आएगी ना, शुरुआत में तो अपन क्या मान के चले थे कि हाँ इम्पल्स का मतलब क्या है, सिग्नल,
लेकिन ऐसे लिख के तो नहीं आ पाएंगे बोर्ड एग्जाम में, प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए आता है इम्पल्स को। तो वहाँ पर अपन इम्पल्स को क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंस। कि एक्चुअली इम्पल्स क्या है, एक तरीके का डिस्टर्बेंस ही तो है। भाई आप खुद ही देखो ना कि जैसे ही डेंड्राइट्स और सेल बॉडी से होते हुए स्टिमुलस आता है एक्सॉन के ये वाले पार्ट में, चीज़ें उथल पुथल हो जाती कि नहीं हो जाती हैं, कि सोडियम आयंस के चैनल खुल जाएंगे, सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो जाएगा, है डिस्टर्बेंस होता है कि नहीं होता। तो इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, इम्पल्स को एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस क्यों बोल रहे हैं समझ में आ रही है बात। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रो वर्ड कहाँ से आया, इलेक्ट्रिक करंट से आया। केमिकल वर्ड कहाँ से आया, केमिकल से आया। इन दोनों को उठा करके मिला दिया और डिस्टर्बेंस को भी मिला दिया, तो क्या बन गया, इम्पल्स बन गई। पर सवाल ये है कि मैम ये इलेक्ट्रोकेमिकल में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ गई, इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से आ गया, केमिकल कहाँ से आ गया। मैं आपको बेटा वही समझा रही हूँ कि जहाँ चार्जेस के बीच में डिफरेंस आया, पोटेंशियल लग गया, मतलब पोटेंशियल पैदा हो गया। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक्सॉन को कंपेयर कर रहे हैं, एक्सॉन के दो पार्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं। एक तरफ क्या है एक्शन पोटेंशियल, दूसरी तरफ क्या है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी कि यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल में डिफरेंस है, और जहाँ पोटेंशियल में डिफरेंस आता है तो क्या होता है, करंट पैदा हो जाता है। इसका मतलब क्या बेटा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाएगा और उसी इलेक्ट्रिक करंट को अपन बोल देते हैं इम्पल्स। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, इसका मतलब क्या, इम्पल्स जनरेट हो गई, है ना। हमने ये पढ़ा ना कि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो समझना कि इम्पल्स जो है जनरेट हो गई है। फिर वो एक्शन पोटेंशियल एक जगह तो नहीं रहेगा, वो एक्सॉन की लंबाई में क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। तो जब जब एक्सॉन की लेंथ के अलोंग एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ता है तो हम बोलते हैं कि हाँ देखो इम्पल्स भी आगे बढ़ रही है, इम्पल्स का कंडक्शन हो रहा है। कैसे, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में। आप समझ में आया कि एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन की लेंथ में आगे तो बढ़ेगा, नेक्स्ट पार्ट में एक्शन पोटेंशियल स्टेब्लिश होता तो जाएगा, लेकिन पीछे वाले पार्ट्स में क्या होगा, चीज़ें बैक टू नॉर्मल होंगी, यानी कि वापस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेब्लिश होता जाएगा। तो पीछे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आगे एक्शन पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल में डिफरेंस, और जहाँ डिफरेंस आया करंट पैदा हो गया। तो अगर एक्सॉन की लेंथ के अलोंग, अगर एक्सॉन की लेंथ के अलोंग एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, इम्पल्स आगे बढ़ रही है, इम्पल्स का कंडक्शन हो रहा है। कैसे, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में। लिटरली बेटा यहाँ पर क्या होता है, एक करंट डेवलप हो जाता है, सच में, मजाक की बात नहीं है, सच में ऐसा होता है कि जहाँ ये पोटेंशियल डिफरेंस आया ना, करंट पैदा हो जाता है, और बेटा करंट ही आगे बढ़ता है, करंट ही आगे बढ़ता है, और उस करंट के, इलेक्ट्रिक करंट के ही आगे बढ़ने को अपन बोलते हैं कि हाँ देखो इम्पल्स आगे बढ़ रही है। तो अब समझ में आया इम्पल्स को अपन इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंस क्यों बोलते हैं। डिस्टर्बेंस वर्ड समझ में आया, कहाँ से आया, इलेक्ट्रो वर्ड कहाँ से समझ में आया, ये समझ में आया है ना, मतलब इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रो वर्ड आ गया। अब आप बोलोगे कि मैम केमिकल वर्ड कहाँ से आया, तो अब सुनो, यहाँ पर क्या हुआ, देखो एक्सॉन टर्मिनल, ये हो सकता है कि कलर तुमको दिख ही ना रहे हों, अफसोस की बात है, चलो अब मेरे हिसाब से दिख जाने चाहिए। हाँ जी, अब तो दिख जाने चाहिए, ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ थे, जैसे ही बेटा इम्पल्स कहाँ आई, ये एक्सॉन टर्मिनल्स के पास आई। सो सिनेप्टिक नॉब्स थे जिनमें क्या बोलते हैं, वेसाइकल्स थे, वो एक्टिव हो गए। उन्होंने क्या करा, अपने अपने जो केमिकल्स हैं, बोले तो जो न्यूरोट्रांसमिटर्स हैं वो रिलीज़ कर दिए। वो कहाँ आ गए, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गए, ठीक है। वहाँ से कहाँ गए, नेक्स्ट न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स के ऊपर ये जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, उन्हीं रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर के वो केमिकल्स बैठ गए। तो जैसे ही केमिकल्स आकर के बैठे, नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, जैसे ही उनके ऊपर आकर के बेटा वो केमिकल्स बैठेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर बैठेंगे, इम्पल्स कहाँ आ जाएगी, अगले न्यूरॉन में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। मैंने क्या बोला था बेटा, दो न्यूरॉन्स के बीच में एक आप बोल सकते हो कि स्पेस होता है, उस स्पेस को कूद करके इम्पल्स नहीं आ सकती है ना। जब एक न्यूरॉन में, तुम तो बस ये समझ लो कि जब एक न्यूरॉन में इम्पल्स ट्रैवल करती है, यानी कि जब उसका कंडक्शन होता है विद इन वन न्यूरॉन, तो वो इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में ट्रैवल करती है ना। क्योंकि भाई एक न्यूरॉन में क्या हो रहा है, एक्सॉन की पूरी लंबाई में
एक्सॉन, हाँ, एक्सॉन की पूरी लंबाई में क्या चलता है, एक्शन पोटेंशियल, उसके पीछे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, फिर एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ेगा, उसकी जगह फिर से क्या होगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ जाएगा। मतलब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल दोनों चलते जाते हैं साथ में, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण एक करंट जो है पैदा हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि करंट के फॉर्म में क्या होता है, इम्पल्स का कंडक्शन होता है, ठीक है। लेकिन जब बात आती है उसके ट्रांसमिशन की, तो बेटा ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है ना केमिकल्स के थ्रू, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। तुम खुद ही बताओ, अगर तो ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज ना होते, ये रिसेप्टर के ऊपर आकर के ना बैठते, तो ये जो नेक्स्ट न्यूरॉन है इसके पास कैसे जो है ना बेटा इम्पल्स आ पाती क्या, जानकारी कैसे आ पाती, आ ही नहीं पाती, क्योंकि इम्पल्स ऐसे कूद के तो आएगी नहीं। तो जब कंडक्शन हो रहा होता है इम्पल्स का न्यूरॉन की एक्सॉन की लेंथ के अलाउंग, तो वो होता है मतलब इम्पल्स का जो, हाँ, जो ट्रैवलिंग जो हो रही होती है उसकी, वो होती है इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में, ठीक है। और जब उसका ट्रांसमिशन होता है इम्पल्स का, तो वो कैसे होता है, केमिकल्स के थ्रू होता है, कि जैसे इम्पल्स आई, केमिकल्स आ गए स्पेस में, रिसेप्टर्स के ऊपर आकर के बैठ गए हैं। जैसे रिसेप्टर के ऊपर आकर के बैठे, रिसेप्टर ने सेंस कर लिया कि भैया ये तो स्टिमुलस आया है, मतलब फिर वही कि जो इम्पल्स है वो डेंड्राइट्स के पास आ जाएगी, डेंड्राइट्स से सेल बॉडी में, सेल बॉडी से कहाँ, एक्सॉन में, लाइक दैट। तो जब कंडक्शन होता है इम्पल्स का, वो कैसे होता है, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में, और जब ट्रांसमिशन होता है तो वो कैसे होता है, केमिकल्स के फॉर्म में। कि यदि ये केमिकल्स ना आते, ये न्यूरोट्रांसमीटर ना आते बेटा, तो जो जानकारी है, जो इम्पल्स है, वो अगले न्यूरॉन के पास पहुंच ही नहीं पाती। ये था मेरा स्टेटमेंट का मतलब कि इम्पल्स का जो कंडक्शन है, या सॉरी इम्पल्स का जो ट्रैवलिंग है, वो इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में हो रही है या केमिकल्स के फॉर्म में हो रही है, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है। चलिए फिर, तो बेटा आई होप अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि इम्पल्स का जनरेशन, उसका कंडक्शन और उसके ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है। आज हमने बहुत सारी बातें करी हैं, ठीक है, बातें बहुत नई थी, लेकिन अब क्या करें, तुम्हें समझाना ज़रूरी है। एनसीईआरटी में इतना नहीं दिया है डिटेल में, लेकिन तुम्हें पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगी तो तुम्हें किसी भी जन्म में समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, थोड़ा सा अपन रीडिंग लगा लेते हैं। ओके, इम्पल्स इज अ सेल्फ प्रोपोगेटेड इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंस, लिख सकते हो यहाँ पे आप, अपने आप चलने वाला इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंस है कौन, इम्पल्स, दैट ट्रैवल्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ अ न्यूरॉन फॉर द पैसेज ऑफ द मैसेज, कि मैसेज आगे बढ़े, जानकारी आगे बढ़े, उस चक्कर में इम्पल्स क्या है, एक सेल्फ प्रोपोगेटेड इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंस है जो न्यूरॉन के एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रैवल करता है। उसका पाथवे क्या होता है, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, फिर वहाँ से सिनैप्स। अच्छा, सिनैप्स का मतलब क्या होता है, देखो दो न्यूरॉन्स का यहाँ पर आपको जो जंक्शन दिख रहा है, दो न्यूरॉन्स का यहाँ पर जो आपको जंक्शन दिख रहा है, जंक्शन का मतलब समझते हो ना, उसी जंक्शन को अपन क्या बोलते हैं, साइनैप्स बोलते हैं। जो स्पेस है इनके बीच का, उसको अपन क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लिफ्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ओके, ये हो गया। अब अपन बात करते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। हाँ, अ स्टिमुलस रिसीव्ड बाय अ न्यूरॉन ट्रैवल्स थ्रू इट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंस, कि एक स्टिमुलस जो रिसीव करता है न्यूरॉन, उसमें कैसे ट्रैवल करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंस के फॉर्म में। ड्यूरिंग द रेस्ट, आउटर सरफेस जो होता है न्यूरॉन का, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो इंटीरियर है उसमें होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। देयर आर मोर सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस आउटसाइड द एक्सॉन देन इनसाइड, एंड मोर नेगेटिव चार्ज्ड प्रोटीन्स एंड पोटेशियम आयंस इनसाइड द एक्सॉन देन आउटसाइड, ठीक है। ये वही सब कुछ बेटा, देखो यहाँ पे आपको सोडियम पोटेशियम पंप, ये लीकी चैनल्स हैं, वो सोडियम पोटेशियम पंप हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई जा रही हैं। दिस इम्बैलेंस गिव्स इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट नीडेड टू क्रिएट अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, कितना, इतना। व्हेन स्टिमुलस रीचेज अ न्यूरॉन इट कॉजेज ओपनिंग ऑफ सोडियम आयन चैनल्स, जिसके कारण क्या होता है, इन्फ्लक्स होता है सोडियम आयंस का, मतलब सोडियम आयंस अंदर आते हैं, जिसके कारण फिर क्या होता है, बाहर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दिस क्रिएट्स आउटर पोटेंशियल विच मूव फॉरवर्ड एज एक्शन पोटेंशियल विच इज द न्यू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दैट कैन बी डिटेक्टेड इनसाइड। कितना होता है वो, +30 या +40 मिलीवोल्ट। द पोस्टीरियर रीजन returns to the condition of the rest. At the end of the neuron, impulse is passed on to the next neuron, an organ, muscle या gland via neurotransmitter. न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, केमिकल है जो सेक्रेट करते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स में, जो सिनेप्टिक नॉब्स होते हैं, वहाँ पे जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, वही सब, ठीक है।
synapse क्या है? is a junction that permits the transmission of signals or information between a neuron and another neuron. At the synapse, axon terminal comes in close proximity to the dendron terminal of the next neuron. Axon terminal is expanded to form synaptic knob. On the other hand, dendrites में क्या होते हैं? अच्छा देखो, प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक, यहाँ पर आपको दो वर्ड मिलेंगे. इसका मतलब क्या है? मतलब देखो बहुत ही आसान सा है, मैं आपको बता देती हूँ. इम्पल्स यहाँ से यहाँ आनी है, मतलब इस न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में आनी है, ठीक है. इनके बीच का जो जंक्शन है वो क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है. जो स्पेस है वो क्या कहलाती है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाती है, ठीक है. तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के पहले, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के पहले जो न्यूरॉन है उसका जो सिनेप्टिक नॉब है, जो पूरी मेम्ब्रेन है, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन. अरे देखो ना, ये जो न्यूरॉन है उसका ये एक्सॉन टर्मिनल है और सिनेप्टिक नॉब है, ठीक है. और ये नेक्स्ट न्यूरॉन कि ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है. ये नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स है. इम्पल्स को यहाँ से यहाँ आना है. इनके जंक्शन को अपन क्या बोलेंगे? सिनेप्स. इस स्पेस को अपन क्या बोलेंगे? सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है. तो क्लेफ्ट के पहले न्यूरॉन की जो आपको मेम्ब्रेन दिख रही है इसको अपन बोलेंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन. और सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद जो आपको न्यूरॉन दिख रही है उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको अपन क्या बोलेंगे? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन. प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, ठीक है. चल ओके. ऑन द अदर हैंड, डेंड्राइट टर्मिनल फॉर्म्स पोस्ट सिनेप्टिक डिप्रेशन. इन बिटवीन द टू लाइज अ नैरो स्पेस कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट. एज द नर्व इम्पल्स रीचेज द सिनेप्टिक नॉब, सिनेप्टिक वेसिकल्स स्टिमुलेट हो जाते हैं और रिलीज कर देते हैं अपने केमिकल्स को, न्यूरोट्रांसमीटर को. कहाँ? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में. द न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज अक्रॉस the gap to come in contact with the receptor sites in the post synaptic membrane. कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में जो मतलब वो जो डेंड्राइट्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स बैठे हुए हैं ना, उनके ऊपर जाकर के वो बैठ जाएंगे. इन दिस वे इम्पल्स जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रैवल कर जाती है, ठीक है. अब ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ये अपन समझेंगे जब अपन बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शंस की. आज के लिए बस इतना ही. आज अपन ने इम्पल्स का जनरेशन, कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन सब समझ लिया है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर कहीं कुछ डाउट हुआ हो या कुछ कन्फ्यूजन हुई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, रिप्लाई आपको मिल जाएगा. मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में. तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला. बाय बाय. हैव अ ग्रेट डे.